बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? हाय, सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। कैसे कैसी गुजरी है आप लोगों की ईद? मेरी तो इस टाइम तक तो बहुत बोरिंग है। और आप लोग कह रहे होंगे कि आज एड्डी छेदी किस तरह आ गई, ईद तो होर कोई काम नहीं है या एड्डी वेली है। तो आपको बताती चलूँ कि मैं सारे काम करके अभी आके बैठी हूँ। मतलब कि जो घर में थोड़ा बहुत करने वाले थे, काफ़ी टाइम कुछ तो मैंने कल रात को ही कर लिया था, अभी थोड़ा बहुत रह गया था वो किया है। और अभी मैं इस टाइम घर पे अकेली थी, मेरे अम्मी और पापा गए हुए हैं। वो जाते नहीं हैं ईद पे अफसोस वगैरह करने के लिए, जो जिनकी डेथ हो गई होती है, तो वो उधर गए हुए हैं। पहले कब्रिस्तान गए हुए थे, तो फिर इस तरह ईद की नमाज़ पढ़ के पहले ये लगे हुए थे। तो अब भी मैं घर पे अकेली हूँ। मैंने कहा चलो अभी शोर भी नहीं है, फिर बच्चे वगैरह आ जाएंगे फिर शोर हो जाएगा। और अभी अगर थोड़ा टाइम मिल रहा है तो सोने की बजाय रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। अभी ईद पे बंदा सो जाए, सोना तो मैं है ही, क्योंकि आज आपकी बहन सुबह उठ गई थी जल्दी। तो मैंने कहा चलो पहले ना अपने प्यारे प्यारे लिसनर्स को ईद मुबारक विश कर दूं और आप लोगों को लिए आपकी ईदी दे दूं। मुझे तो वैसे अभी तक इतनी ईदी नहीं मिली, सिर्फ एक जगह से ईदी मिली है। बाकी मैं आपको कल बताऊंगी कल वाले नावल में मुझे कितनी ईदी मिली है। और वैसे इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि मुझे कम ईदी इकट्ठी होनी है, लेकिन चलो कोई नहीं, देखते हैं। बस आपने दुआएं करनी है मेरे लिए कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ईदी मिले, मैं इतनी मालदार हो जाऊँ ना कि बस कोई बात नहीं है। तो मेरी दुआएं आपके साथ, आप सबको बहुत ज़्यादा ईद इकट्ठी होगी। और मेरी तरफ से ये लें आपका ईदी, ठीक है? आए पढ़ते हैं सब। मौसम तेरे नाम रिटर्न में मुनज़्ज़र रिज़वी। बड़ा कठिन है रास्ता, जो आ सको तो साथ दो, ये ज़िंदगी का फ़ासला मिटा सको तो साथ दो। जो तुम कहो ये दिल तो क्या मैं जान भी करूँ फ़िदा, जो मैं कहूँ तो एक नज़र लुटा सको तो साथ दो। वाह! अच्छा, डूबते सूरज की नारंगी शुआएं जाड़े की इस उदास शाम को मज़ीद सोगवार बना रही थी। शाल आज में गहरे सुनाटे का राज था। कई एकड़ रकबे पर फैले इस महल में इस वक्त एक गंभीर खामोशी हर सू छाई हुई थी। तेज़ हवा से गुजरते सूखे पत्तों की आवाज़ से इसके शल होते दिमाग में धमाके हो रहे थे, मगर इर्द गिर्द से बेनियाज वो डूबते सूरज पर अपनी नजरें जमाए बैठी थी। इसकी रूह की गहराइयों तक मुकम्मल सुनाटे का रास्ता था कि हारे परिंदों की डारें कतार दर कतार अपने ठिकानों पर पहुंचने के लिए महवे परवास थी। दरख्तों की टिंडमुंड शाखें ज़ोरदार हवा की वजह से साएं साएं कर रही थी। ठिठुरती हवाएं इसके गर्म कपड़ों से बेनियाज वजूद से टकराकर वापस पलट जाती। वो खुद भी बर्फ़ की तरह सर्द हो रही थी, मगर इसके एहसासात पर जमी बर्फ़ ने इसे हर एहसास से आरी कर दिया था। तो कोहयान शाह गिलानी, तुम आखिर अपनी मंजिल पालोगे, इसकी अहमरी लबों ने बेआवाज़ जंबिश की। समील, तुम इधर हो, मैं तुम्हें सारे घर में तलाश कर रही थी। शामीन की आवाज़ पर इसने अपने गिर लिपटी बाजुओं को ढीला छोड़ते हुए ठंडी आह भरी। समील, तुम कुछ दिनों से डिस्टर्ब सी हो, क्या बात है? शामीन ने गहरी नज़रों से इसके चेहरे का जायज़ा लिया। हानी भाई के जाने से तो उदास नहीं हो? इसके अंदाज में बला की शरारत थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो कपड़े छाड़ती उठ खड़ी हुई। खैर, तुम ना बताना चाहो तो और बात है। शामीन की नज़रें बददस्तूर इसके चेहरे पर जमी हुई थी। अपनी इस तराबी हालत को छुपाने के लिए इसने अपनी उंगलियों को बेदर्दी से मरोड़ा, तो बेख्तियार से इसके लबों पर आते दम तोड़ गई। शामीन, दुआ रो रही है। अहमर भाई ने टीवी लाउंज से आवाज़ दी तो शामीन अंदर की तरफ बढ़ गई। इसने खाली खाली नज़रों से पूरे शाह लॉज का जायज़ा लिया तो नज़रें बेख्तियार इस लॉन के सिरे पर जम की, जहाँ चंद साल कबल ज़िंदगी अपनी पूरी रानाइयों के साथ जलवागर थी। खुशियाँ हर पर शाह लॉज के मकीनों के गिर्द रक्सा थी। खुशियाँ और मोहब्बतें अब भी इसके गिर्द मौजूद थी, मगर इसके अंदर गहरे दुख ने डेरा डाल लिया था। अपनी ज़ात के फ़ख्र टूटने का दुख, मोहब्बत ना पाने का दुख, अपनी ही नज़रों में गिर जाने का दुख इसे दिमक की तरह चाट रहा था। किस तरह वो बेहिस इंसान कई दिल तोड़ के चला गया। इस एक शख्स के चले जाने से वो अपनी ज़िंदगी से बेजार हो गई थी। किसी ने सच कहा है कि तमाम मौसम इंसान के अंदर मौजूद होते हैं। अगर इंसान के अंदर का मौसम ख़ज़ां रसीदा हो तो हर चीज़ वीरान लगती है। वो कितनी देर यूं ही सोचों में खोई रही। होश तो इस वक्त आया जब तेज़ बौछारने से सर से लेकर पाँव तक भिगो दिया। इसने नागवारी से बेमौसम बरसते बादलों की तरफ देखा और तेरी से अपने बेडरूम की तरफ भाग गई। वॉशरूम में जाकर वो कितनी देर तक अपनी चलती आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मारती रही। बहुत देर से दरवाज़ा बज रहा था, मगर इसमें हिम्मत न थी कि उठकर दरवाज़ा खोले। जोर जोर दर्द से चूर था, जिसम दहकते तंदूर की मानद चल रहा था। इसने 2-3 बार उठने की कोशिश की, मगर हर बार चकरा कर दोबारा गिर पड़ती। दरवाज़े पर एक बार फिर दस्तक हुई। वो बड़ी मुश्किलों से दरवाजे तक आई और लॉक खोल दिया। अरे, तुम्हें तो तेज़ बुखार है, शामीन ने इसे थामते हुए बड़ी फिक्रमंदी से कहा। मरहूम शाह सुल्तान गिलानी वसी जागीर के मालिक थे। बागात, बेशुमार ज़मीन, कई फॉर्म इन्हें विरासत में मिले थे। दूर दूर तक इनके नाम की शोहरत थी। अगर चाहते तो अपने गांव पर हुक्मरानी कर सकते थे, मगर इन्हें अपने बच्चों को आला तरीम दिलवाने का जुनून था। इनकी दिली तमन्ना थी कि अपने बच्चों के साथ रहें, क्योंकि बाप ही बच्चों की तरबियत में अहम किरदार अदा करता है। बेशक
इनका राब्ता गांव से भी रहा, मगर खुद मुस्तकिल तौर पर इस्लामाबाद जैसे खूबसूरत शहर में आबाद हो गया। अल्लाह ताला ने 2 बेटे और 2 बेटियों से नवाजा। बड़े बेटे सलमान गिलानी शाह गिलानी लेदर का बिजनेस करते थे। रहमान शाह गिलानी जो दूसरे नंबर पर थे, इनका शुमार मुल्क के बड़े जजों में होता था। बड़ी बेटी रोहिला गिलानी शादी के बाद कराची में क़याम पजीर थी। सबसे छोटी अरीशा गिलानी अपने शौहर साद के साथ हमरा दुबई में रहती थी। सुल्तान शाह गिलानी बड़े जहांदीदा इंसान थे। इन्होंने ज़मीन का बंटवारा अपनी ज़िंदगी में कर दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि ज़र और ज़मीन के झगड़े अपनों को बेगाना कर देते हैं। इन्हीं की दूरअंदेशी की वजह से सलमान शाह गिलानी और रहमान शाह गिलानी आज भी एक दूसरे पर जान निसार करने वाले भाई थे। सलमान शाह गिलानी के 4 बच्चे थे। बड़ा बेटा काशान गिलानी पुलिस में आला ओहदे पर फाइज था। फिर कहियान शाह गिलानी जो हाल ही में आर्मी बतौर कैप्टन सेलेक्ट हुआ था। फिर शामीन गिलानी का नंबर था, जो कहियान से पूरे 500 बरस छोटी थी, और इसकी शादी रहमान गिलानी के इकलौते बेटे अहमद शाह गिलानी से आज से 2 साल कबल हो गई थी। आखिरी नंबर शाहजान गिलानी का था, जो MBA करने के लिए अमेरिका गया हुआ था। ये लोग जद्दी पुश्ती रईस थे। दौलत इनके घर की लौंडी थी। अगर चाहते तो सदियों तक आराम से बैठकर खा सकते थे, मगर इन्हें अपने बाजुओं पर नाज था। इसलिए फैमिली का हर मर्द जॉब करता था। रहमान शाह गिलानी के भी 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी अमल शाह गिलानी शादीशुदा। फिर अहमद शाह गिलानी सर्जन था। सबसे छोटी समील शाह गिलानी BSc की तालबा थी। घर भर की लाडली समील शाह गिलानी थोड़ी खुदसर थी। इसे अपनी अहमियत का अच्छी तरह अंदाज़ा था, क्योंकि दादी अम्मा से लेकर शाहजहान तक सब इसी के दीवाने थे। अगर नहीं बनती थी तो वो समील और कहियान में। अहमद समील का बुखार उतरा। शामीन दुआ को थपकते हुए परेशानी से बोली। सर्जन अहमद शाह गिलानी ने एक तायराना नज़र कमरे पर डाली। दादी अम्मा आंखें मूंदे तस्बीह पढ़ रही थी। मामा पापा सूरह यासीन बड़े एहतराम से पढ़ रहे थे। तायब्बू ताई अम्मा और इनके बच्चे कमरे में मौजूद थे। शामीन बड़ी आस से इनकी तरफ देख रही थी। सबसे होती हुई नजरें अपनी अजीज़ जान बहन समील शाह गिलानी पर टिक गईं, जो दुनिया जहाँ से बेखबर अपने बेड पर पड़ी थी। इन्होंने अपने हाथ में पकड़े हुए थर्मामीटर को देखा और सुकून का एक गहरा सांस लिया। हाँ, बुखार का बहुत कम है। अहमद शाह गिलानी की बात पर सब लोगों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। इसने कसमसा कर आंखें खोली तो सब लोग इसके बेडरूम में मौजूद थे। सारा दिन वो लोग इसके पास मौजूद रहे। शाम हुई तो अहमद भाई ने सबसे कहा कि इसे आराम करने दे। वो सोने के लिए लेटी तो नज़रों के सामने माजी के गुजरे हसीन लम्हे किसी खूबसूरत फिल्म की तरह चलने लगे। अहमद शाह गिलानी और शामीन का रिश्ता बचपन से तय था। शामीन जूँ ही पढ़ाई से फारिग हुई तो घर में शादी के हंगामे जाग उठे। समील बेहद खुश थी। एक तो इसके इकलौते भाई की शादी थी, और शामीन इसकी अजीज़ जान कज़न और दोस्त भाभी के रूप में हमेशा के लिए इनके घर आ रही थी। इसकी बड़ी बहन अमल गिलानी भी कराची से भाई की खुशियों में शरीक होने आई हुई थी, जबकि समील शाह गिलानी हर जगह पेश थी। आज मेहंदी का फंक्शन था। शाह लॉज में रंगों, रोशनियों और खुशियों का एक सैलाब रवा था। इसकी कज़न शहरीन स्टेज के करीब खड़ी आज के फंक्शन के इंतजामात की निगरानी कर रही थी, जब कहियान शाह गिलानी हाथों में ढेरों शॉपर्स उठाए इस तरफ चला है। शहरीन, ज़रा सब कज़न्स को तो मेरे कमरे में बुला लाओ। क्यों जनाब, कोई अलादीन का चिराग हाथ लग गया? शहरीन शरारत से हंसी। दूर खड़ी समील ने ये मंजर देखा और अपने काम में मसरूफ़ होगी। कहियान शाह सर्विस मिल जाने की खुशी में सबके लिए गिफ्ट लाया था। लड़कियों के लिए सूट थे, और इसने सबसे कहा कि वलीमे पर ये सूट पहनना है। तमाम कज़न्स इसका शुक्रिया अदा करती इसके कमरे से चली गई। समील अलबत्ता इस सारे किस्से से नावाकिफ़ थी। शादी का फंक्शन बहुत शानदार रहा। शाहलाज बका नूर बना हुआ था। हंसी मजाक, कहके, चूड़ियों की खनक, कैमरों के फ्लैश, तेज़ म्यूज़िक, सरसराते आंचल, मुख्तलिफ परफ्यूम्स और तंबाकू की महक, मरकरी ट्यूब लाइटें, बरकी कम के, ये सारे खूबसूरत रंग सर्जन अहमद शाह गिलानी की शादी के थे। आखिर को रहमान शाह गिलानी जैसे बड़े कानूनदान का इकलौता बेटा ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू कर रहा था। हर तबके के लोग खुशी की इस तकरीब में शामिल थे। समील शाह गिलानी एक हाथ में डेकोरेट किया हुआ दूध का गिलास लिए, दूसरे हाथ से अपने खूबसूरत ब्राउन सिल्की बाल चेहरे से हटाती अपने आप में मगन स्टेज की सीढ़ियाँ अबूर कर रही थी। होश तो इस वक्त आया जब किसी की ज़ोरदार टक्कर से दूध छलक गया। नज़र नहीं आता, सारा दूध गिरा दिया। इसने सामने खड़े बंदे की तरफ देखा तो कहियान शाह गिलानी अपने वजीज़ सराबे समेत मौजूद था। ब्लैक कलर 3 पीस सूट पर रस्ट कलर टाई लगाए बहुत डैशिंग लग रहा था। कहियान ने चौंक कर इसके सरापे पर नज़र डाली। रस्ट कलर और ब्राउन कलर के खूबसूरत कॉटन रॉ सिल्क के सूट में, जिस पर ब्लैक मोती और नग जड़े हुए थे, नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। एक लम्हे के लिए वो उसके मासूम हुस्न में खो गया। वाह, बड़ी मैचिंग हुई। उन्हें रस्ट टाई लाई तो उन्हें रस्ट जोड़ा पा लिया। आखिर इतना तैयार होने की क्या ज़रूरत थी? तुम आज के फंक्शन की चीफ गेस्ट तो नहीं थी, और ना ही इतनी सजावट पर तुम्हें गोल्ड मेडल मिलना था, जो यूँ दुनिया जहाँ से बेखबर होकर फिरी हो। खैर, ट्राई करने में क्या हर्ज है, शायद कोई किस्मत का मारा फंस जाए। कहियान शाह गिलानी ने दिल की भड़ास निकाली। क्या मतलब? समील ने हैरानी से पूछा। मतलब तुम खुद अखज़ करती रहो। वो इसे तीखी नज़र से घूरता लोगों की भीड़ में गुम हो गया, और वो कितनी देर इसके अल्फाज पर गौर करती रही। बाकी का वक्त इसने बड़ी खामोशी से काटा। सब लोग हैरान थे कि सदा की चहकती मैना खामोश क्यों है। वो खुद भी अपनी कैफियत समझने से कासिर थी। आज वलीमे का फंक्शन था। वो अपने बेडरूम में कपड़े प्रेस करी थी। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और तमाम कज़न्स ने इसके कमरे पर हल्ला धावा बोल दिया। सब लड़कियाँ तैयार होकर आई थी। इसने हैरानी से इनके लिबास देखे। तकरीबन सब के सब एक डिज़ाइन के थे, बस कुछ कलर और काम में फ़र्क था। ये तुम्हारे सूट
इसने अपनी उलझन को आवाज़ का सहारा दिया। इसकी खूबसूरत ग्रीन आंखों में हैरानियों का जहां आबाद था। वाह मोहतरमा, हैरान तो यूँ है जैसे कुछ खबर ही ना हो। अरे हानी भाई के गिफ्टेड सूट है जो इन्होंने बरसरे रोज़गार होने की खुशी में सबको गिफ्ट किए। कोहियान शाह गिलानी की मामूजात बहन हंसकर बोली तो समील होश की दुनिया में वापस लौट आई। हाँ हाँ याद आया, इसने मुस्कुराकर बात बनाई। वो नहीं चाहती थी किसी को असल बात का पता चले। दिल के अंदर कई तूफान आकर गुजर गए, मगर इनकी तबाहकारियों का अंदाज़ा समील शाह गिलानी के अलावा कोई नहीं और नहीं लगा सकता था। शहरीन कई दिनों से इसकी खामोशी को नोट कर रही थी और वो जानती थी वो किसी उलझन का शिकार है, मगर कोई सिरा हाथ नहीं लग रहा था। तकरीब इख्तिताम पजीर हुई तो सब थक कर हार कर लेट गए। समील और शहरीन एक बेड पर लेटी थी। क्या बात है समील, तुम्हें नींद नहीं आ रही? शहरीन ने जमाई रोकते हुए कंबल दुरुस्त किया। हाँ, फैशन मैग बंद करके समील ने मुख्तसर जवाब दिया। तुमने अपना सूट नहीं दिखाया? शहरीन के सवाल पर इसने एक नज़र से देखा। सूट था ही नहीं। जवाब देकर टेबल लैंप ऑफ कर दिया और मुंह पर कंबल लपेट कर सो गई। शहरीन ने ना समझने वाले अंदाज में कंधे उचका खुद भी महवे ख्वाब होगी। कोहियान अपने कमरे में तैयारी कर रहा था जब शहरीन नॉक करके इसके बेडरूम में चली आई। खैरियत? तुम इस वक्त टाई की नॉट लगाते वो इससे मुखातिब था। जी जनाब खैरियत, बस इतना पूछना था कि समील का सूट क्यों नहीं लाए। शहरीन के दो टोक अंदाज पर एक लम्हे के लिए तो छिटका। मेरी मर्जी। परफ्यूम स्प्रे करके वो बाल बनाने लगा। दुरिया फंदी के चक्कर में आप अपनों से बेगाने हो जाएंगे, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आखिर समील को क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है। क्या वो आपकी कज़न नहीं है? शहरीन को बहुत बुरा लगा कोहियान का रवैया। ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। एक सौमी का सूट न लाने से कौन सी क़यामत आ गई है? इसने शहरी को एकदम डांट दिया। अगर दुरिया फंदी का सूट पार्सल ना करते तो कौन सी क़यामत आफत टूट पड़ती? ये तो इसके मामू की डेथ हो गई है, वरना आ जाती अदाएँ दिखाने। शहरी ने भी तमाम लिहाज एक तरफ रख दिया। दुरिया फंदी मेरा पर्सनल अफेयर है और इस मामले में मैं किसी तीसरे की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। अंडरस्टैंड? बाकी आजकल जो खिचड़ी आप सब लोगों के दरमियान पक रही है, मेहरबानी फरमाकर मेरी ज़ात को तो इससे दूर रखें। अगर दादी अम्मा या पापा की लोगों की ख्वाहिश है तो इसके लिए शाहजान मौजूद है और तुम अच्छी तरह समझ लो कि समील का तस्करा मेरे सामने मत किया करो। इसका लहजा नफरतों से लबरेज था। अपने भारी बूटों की धमक पैदा करता वो कमरे से जा चुका था और बरामदे से गुजरती समील गिलानी ये सब सुनकर कितनी देर साख्त खड़ी रही। कितनी देर बाद वो शौक की कैफे से बाहर आई। लॉन में पड़ी चेयर पर बैठी वो कितनी देर खलाव में घूरती रही। अच्छा, तो तुम्हारे उखड़ रवैयों की वजह दुरिया फंदी है। कोहियान गिलानी के आज के रवैये ने इसे बहुत हर्ट किया था। कोहियान शाह, मैं भी तो तुम्हारी कज़न हूँ, फिर ये नफरत कैसी? कितनी देर अपनी जलती आंखों को अपने बर्फ़ होते हाथ से ठंडा करने की कोशिश करती थी। दिल डूबा जा रहा था। वो अपनी कैफियत पर हैरान थी। चौंकी तो इस वक्त जब दिल ने इंकशाफ किया वो कोहियान शाह गिलानी का असीर हो चुका। वो अपनी बेबसी पर रो दी। मम्मा ने आकर लाइट ऑन की तो माजी की यादों से हाल की दुनिया में लौट आई। इसका चेहरा आंसू से तर था। होई तो भैड़ी है, जिते इन्ने सूट खरीदे से एक सूट खरीदने के मौत पैंदी सी, या अपनी दुनिया का भुल गया सी, वाला चुक के उन्हें भेज दिता डंगर जिहा। इसने जदीद तर्ज के बने पोर्टिको में अपनी गाड़ी रोकी। वो दुरिया फंदी के घर दूसरी मरतबा आया था। इससे पहले वो हमेशा किसी पार्क या रेस्टोरेंट में मिलते थे। इसने भरपूर नज़रों से इस शानदार घर का जायज़ा लिया और अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। इसने मिसेस अफंदी को देखकर सलाम किया। हाय यंग मैन, हाउ आर यू? इन्होंने मुस्कुराकर इसे विश किया। इसने हैरत से अपने सामने खड़ी औरत की तरफ देखा जिसने लिबास के नाम पर अपने तन को ढांपने की नाकाम कोशिश की थी। कोहियान शाह की नज़रें बेख्तियार झुक गई। यही चीज़ें तो तुम्हें अट्रैक्ट करती है मिस्टर कोहियान गिलानी। दिल की आवाज़ पर वो शर्मिंदा हो गया। तुम दूरी से मिलने आए हो ना? वो अपने बेडरूम में, इसके कुछ फ्रेंड्स आए हैं, तुम इसके पास जाओ, मैं क्लब से लेट हो रही हूँ। बाय। वो अपना पर्स लेती बाहर की तरफ चल दी। वो भी सर झटकता दुरिया के बेडरूम की तरफ बढ़ गया। वो दुरिया अफंदी के यकबस्ता बेडरूम का पर्दा उठाकर अंदर दाखिल हुआ तो यूँ लगा जैसे किसी खूबसूरत ख्वाबों के जजीरे में दाखिल हो गया। इसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। कमरा बहुत खूबसूरती और नफासत से रास्ता किया गया था। इसकी मुख्तसर और आला डेकोरेशन दुरिया अफंदी के नाजुक मिजाज होने की अक्कासी थी। एसी की खुन की माहौल को मज़ीद ख्वाबनाक बना रही थी। हाय हनी। वो बेड से उछल कर खड़ी होगी और इसके करीब चली। तुम कब आए? इसे देखते हुए बोली। जब तुम्हारी नज़र पड़ी। कोहियान शाह अपनी पसीराइल पर खिल उठा। हानी, इनसे मिलो, मेरे फ्रेंड्स टोनी, जैकी, मार्शल और बॉबी। दुरिया फंदी ने मुस्कुराकर अपने बेडरूम में मौजूद लड़कों का तारुफ करवाया। इसने बहुत नागवारी से इन चारों लड़कों को देखा और फिर दुरिया फंदी की तरफ मुड़ा। दुरिया, तुमसे ज़रूरी बात करनी है। अरे ऐसी भी क्या चलती है? तुम बैठो और मेरे फ्रेंड से मिलो, इनसे तफसीली तारुफ हासिल करो। जैकी और मार्शल मेरे साथ ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे, आजकल पाकिस्तान की सैर के लिए आए हुए हैं और हमारे गेस्ट हैं। टोनी और बॉबी लाहौर से एंजॉयमेंट के लिए कराची हैं। जब हम सब मिलकर घूमने जाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। अब तुम आ गए तो मिलकर एंजॉय करेंगे। दुरिया फंदी बड़ी तुरंग में बात कर रही थी जबकि कोहियान शाह गिलानी का मूड ऑफ हो चुका था। ऐसी खुराफात है, तुम मुझे माफ़ रखो, इस वक्त मैं बहुत जल्दी में, बस तुम मेरी बात सुन लो। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? सब अपने ही लोग मौजूद हैं। इसकी बात का दुरिया फंदी ने कोई नोटिस ना लिया। इसके अंदाज पर कोहियान शाह गिलानी का खून खोल उठा। ओके, जब तुम्हें फुर्सत होगी मैं बात कर लूँगा। वो तेरी से बेडरूम से चला गया। आखिर ये चीज़ क्या है? चारों का कहका बेसाख्ता था। दुरिया फंदी की हंसी भी इनमें शामिल होगी। कोहियान ने गुस्से से सामने पड़े गमले को ठोकर मारी, अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया, फिर गाड़ी उड़ा ले गया। तमाम रास्ता इसने सख्त टेंशन के आलम में गुजारा। पप्पो के घर आकर पूरी बोतल पानी की एक सांस में खाली कर ली। हानी भाई का फ़ोन आया था,
सबको सलाम कह रहे थे और ख़ास तौर पर दादी अम्मा को। शामीन ने रहमान शाह गिलानी को चाय का कप देते हुए दादी अम्मा की तरफ देखा। वालेकुम अस्सलाम, खैर से कब वापस आ रहा है? एक हफ़्ता छुट्टियों का तो पलक झपकते गुजर गया। दादी अम्मा के लहजे में इसके लिए ढेरों प्यार था। ना लाइक वहाँ डिलेट डालकर बैठ गया। सलमान शाह गिलानी भी वहाँ मौजूद थे। बेटे का जिक्र आया तो मुस्कुराते हुए माँ से मुखातिब हुए। माशाल्लाह, बड़ा जीनियस है। रहमान गिलानी हंस दिए। आपके जाने पापा वो कहाँ वहाँ क्या करने गया? दुरिया फंदी का प्रपोज़ल लेकर गया। ये तो मैंने इत्तफाकन इसकी फ़ोन पर टॉक सुन ली। वो अपने किसी दोस्त को बता रहा था कि वो दुरिया फंदी को दिल की गहराइयों से जाता और अपना प्रपोज़ल लेकर इसके वालिदैन के पास कराची जा रहा है। तुम क्या जानो कोहियान कि कोई किस तरह तुम्हें अपनी जान से बढ़कर चाहता है। और इसकी नज़रों में वो दिन घूम के जब सब लोग कराची पप्पो के घर आए हुए थे। कोहियान शाह गिलानी टीवी लाउंज में सोफे पर तिरछा लेटा टीवी के चैनल्स चेंज कर रहा था। जब शहरीन और समील एक साथ लाउंज में दाखिल हुई, वो कहीं जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। कोहियान ने एक नज़र दोनों पर डाली, रिमोट से टीवी का वॉल्यूम कम कर दिया। बली भाई, आप अभी तक लेटे हुए? हमें देर हो रही है। शहरी ने भाई की तरफ देखा। मुझे तो तुम माफ़ी रखो, मैं अभी मेरी फेवरेट मूवी आने वाली है। फ्लोर कुशन सीधा करके वो आराम से लेट गया। ठीक है, अभी जाकर पापा को बताती हूँ। वो गुस्से से पलटी। रुको शहरी, मैं चलता हूँ। कोहियान जो शहरी को अपनी बहन शामीन से बढ़कर चाहता था, रिमोट वलीद के हाथ में पकड़ाता सोफे से उठ खड़ा हुआ। लेडीज़ 5 मिनट इंतज़ार प्लीज़। वो चुटकी बजाता चला गया। थैंक यू हानी भाई। शहरीन एकदम खुश हो गई। शहरीन की दोस्त दुरिया फंदी की बहन की शादी थी। वो लोग तकरीब में पहुंचे तो रिसेप्शन पर दुरिया फंदी मौजूद थी। शहरीन पर नज़र पड़ी तो मुस्कुराकर इसकी तरफ चली। हाय शहरी, तुम इतनी लेट? दुरिया फंदी ने नाज भरा शिकवा किया। ब्लैक कलर के ट्राउज़र और ब्लैक नेट की शॉर्ट शर्ट पहने, जिसके दोनों तरफ डीप गले पर वाइट नग जगमगा रहे थे। अपने दूधिया बाजू की नुमाइश करती दुपट्टे की कैद से बेनियाज बड़े मदे से हर किसी को रिसीव कर रही थी। समील ने एक नज़र इस पर डाली और मुंह फेर लिया। कोहियान शाह गिलानी की नज़र इसके बेबाक सरापे पर जम गई। शहरी, इतने डैशिंग, स्मार्ट और ग्रेसफुल बंदे का तारुफ करवाओ ना। इसकी नीली आंखों की चमक कई गुना बढ़ गई। आई एम कोहियान शाह गिलानी। वो आगे बढ़ा। दुरिया अफंदी। इसने मुस्कुराकर कोहियान की तरफ हाथ बढ़ाया, जिसे कोहियान गिलानी ने कुछ सोचते हुए थाम लिया। वो तमाम वक्त कोहियान के गिट मंडलाती रही और कोहियान ने भी इसे भरपूर कंपनी दी। इसके बाद कोहियान और दुरिया में बेशुमार मुलाकातें हुई और इसका जादू कोहियान शाह के सारे वजूद पर छा गया। डर फिटे में कोहियान शाह है तेरी चॉइस है। समील, चाय ठंडी होगी, क्या सोच रही हो? अहमद भाई की आवाज़ से होश में लाई। कुछ नहीं भैया। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई। तबीयत तो ठीक है? रहमान गिलानी फ़िक्रमंद हो गए। एकदम फ़ाइन पापा। वो हंसती। जब कोहियान गिलानी वापसी पर दुरिया फंदी के बारे में सबको बताएगा तो इस घर के मकीनों का क्या रिएक्शन होगा। वो सोचती हुई अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गई। अच्छा पप्पा, अल्लाह हाफिज़। इसने मुस्कुराकर सल्यूट मारा। ओके सर। शहरीन ने इसी के अंदाज में सल्यूट मारा। बिल्ली, मेरे साथ इस्लामाबाद चलना है? कोहियान ने प्यार से इसके सर पर चप्पत लगाई। नो सर, परमिशन नहीं मिलेगी। शरारत से माँ की तरफ देखती वो हंसती। क्यों पप्पा? कोहियान ने अपना बैग उठाकर शोल्डर पर डाला। नहीं बेटा, हम आएंगे, सबको सलाम कहना। रोहिला बेगम के जवाब पर शहरी ने बुरा सा मुंह बनाया तो कोहियान मुस्कुराता वो बाहर की तरफ चल दिया। बेगम, इस गधे का हाल देखो, अभी तक वापस नहीं आया। सलमान शाह गिलानी खाना खाते हुए अपनी मिसेस से बोले तो वो मुस्कुरा दी। आप भी कमाल करते हो, अपने पप्पो के पास किया है। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। इसने झुककर टेबल के गिर्द मौजूद तमाम अफराद को सलाम चढ़ा। शैतान को याद करो तो फ़ौरन हाजिर हो जाता है। भाभी ने शरारत से इसकी तरफ देखा तो डाइनिंग हॉल में एक ज़बरदस्त कहका पड़ा। आओ जवान, शुरू हो जाओ। सलमान शाह गिलानी ने अपने करीब पड़ी चेयर की तरफ इशारा किया तो वो इन लोगों के साथ खाने में शामिल हो गया। बस इतना दी कमी है, इदा बंदे नूं आर्मी दे विच रखिया होया। शावर लेकर वो शाम को चचा जान की तरफ चला आया। सब लोग लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। वो इस वक्त इस तरफ आ गया। टेरेस पर खड़ी समील गिलानी ने सफ़ेद कुर्ते शलवार में मलबूस इस निखरे निखरे बंदे की तरफ देखा। वो सबसे मिलता इनके दरमियान बैठ गया। लंबा कद, कसरती बदन, झीलों की गहराइयों से मुशाबा काली आंखें, घने से आज चमकदार बाल, गंदम की खेलती बालियों की तरह सुनहरा रंग, खिलती बालियों की तरह खूबसूरत मूँछों के तले मुस्कुराते लब। वो एक यकटक किस्तके जा रही थी। दादी अम्मा की किसी बात पर हंसते हुए इसकी भटकती नजरें टेरेस पर खड़ी समील शाह गिलानी पर पड़ी तो चेहरे पर नागवारी के तासुरात नुमाया हो गए और हंसी को एकदम ब्रेक लग गया। समील शाह गिलानी ने इसके चेहरे के बदलते रंगों को देखा तो एक पल रुकना मुहाल हो गया। वह तकरीबन भागती हुई बेडरूम में चली आई। यार इधर बंदे तू पीछे पड़ी ज़िंदगी ख़राब कर रही है, लाने तो भेज दे रहे थे। मतलब तुम इसको इस हद तक इग्नोर करो कि अपने होने पर इसको यकीन वो डाउट हो जाए कि यार मैं बाकी दुनिया में हूँ, ये मुझे इतनी इग्नोर कर रही है ये बंदी। दादी अम्मा, इस बार मैं आपको अपने साथ कोयटा लेकर जाऊँगा। चाय का सिप लेते हुए दादी अम्मा से मुखातिब था। क्यों बेटा? वो हंसती। दादी अम्मा, एक तो बोर होता हूँ, दूसरा अकेले में डर बहुत लगता है। वो बच्चों की तरह बोला तो सब लोग एकदम हंस पड़े। फिर तो मियाँ इसका आसान हल है कि तुम्हारी शादी कर दी जाए, तुम्हारी बोरियत भी दूर हो जाएगी और डर भी नहीं लगेगा। रहमान शाह साहब ने मशवरा दिया तो वो नफ़ी में सर लाता हंस दिया। कोहियान एक माँ की छुट्टी पर कोयटा से इस्लामाबाद आया हुआ था। छुट्टियों के दिन पर लगा कर गुजर रहे थे। सब घर वाले इसके जाने से उदास हो जाते थे क्योंकि था भी वो घर भर का चहीता। रहमान साहब के दोस्त के यहाँ मिलाद में जा रहे थे। तैयार तो समील भी थी मगर एन वक्त पर इसकी दोस्त चली गई तो इसे रुकना पड़ा। आयशा इसके बचपन की दोस्त थी। दोनों ड्राइंग रूम में बैठी चाय पी
रही थी के साथ बातों में मसरूफ़ थी। समील, दादी अम्मा बता रही थी कि सब लोगों की ख्वाहिश है कि तुम्हारी कहियान भाई की शादी हो जाए। आइडिया तो A1 है। सच्ची ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। आज पता चला कि अपने से 5-6 साल बड़े बंदे को तुम नाम लेकर क्यों पुकारती थी। दिल में चोट था ना, इसलिए भाई नहीं कहती थी। आयशा ने शरारत से छेड़ा। समील को यूँ लगा जैसे विंडो के करीब पर्दे की ओट में कोई मौजूद है। इसने गौर से देखा मगर वहाँ कोई नहीं था। इसने आयशा की बात को नज़रअंदाज करते हुए दूसरा टॉपिक छेड़ दिया। बड़ी उस्ताद हो। आयशा हंसी। तायबू की फैमिली भी साथ गई थी। सिर्फ दादी अम्मा मौजूद थी और अपने कमरे में आराम कर रही थी। कहियान सुबह से अपने दोस्त की तरफ गया हुआ था। शाम को वो नहाकर बाहर लॉन में चली आई। अभी तक वो लोग वापस नहीं आए थे। कुर्सी पर टिकते ही इसने आसमान की तरफ देखा। काली घटाओं ने नीले आकाश को अपने स्याह परों में छुपा दिया था। ठंडी हवाएं मौसम को मज़ीद खुशगवार बना रही थी। कई दिन से छाई गर्मी का तसलसल टूटता महसूस हो रहा था। यूँ लग रहा था बस अभी अभी छाछो मी बरसेगा। वो आप मुस्कुरा दी क्योंकि इसका फेवरेट मौसम था। सब लोग कहाँ हैं? वो सामने खड़ा लठमार अंदाज में इससे पूछ रहा था। एहसन अंकल की तरफ मिलाद में गए। इसने भी लापरवाही से कहियान शाह गिलानी को जवाब दिया। वो तो मुझे पता है, क्या वापस नहीं आए? इसने बात जारी रखी। अगर आगे होते तो आपको भी नजर आ रहे होते। वो इसकी तफ्तीशी अंदाज पर चिढ़कर बोली। जैनी कहाँ है? अब वो इनकी नौकरानी का पूछ रहा था। इसके बेटे की तबीयत खराब थी, बुआ अजमत के साथ डॉक्टर के पास लेकर गई है। और अकरम? वो एक बार फिर गोया हुआ। सारे जहाँ की CID नहीं करती कि कौन इस वक्त कहाँ होगा। आप सर्वेंट क्वार्टर में जाकर खुद पता करें। इन सारे कम बख्तों को भी इस वक्त आकर मरना था जब घर में कोई मौजूद नहीं। वो खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाया। ऊपर से ये मौसम। अपने बाएं हाथ पर मुक्का मारता हुआ खासा उलझा हुआ लग रहा था। तुम नहीं कह सकती कि मेरे दोस्तों के लिए चाय तुम बना दोगी? गैर शाही फरमान जारी हुआ। क्यों मैं कोई आपकी नौकर हूँ जो खुद चाय बना दूँ, बनाने की ऑफ़र करूँ? अगर आप खुद कह देते तो शान में कोई कौन सी कमी आ जाती? वो इसी के अंदाज पर तब भी तो गई। सही गल, तू कोई बता ना आप ज़्यादा तेरे अगे पेश की जाए जी चाह तेरे दोस्त आए हैं। इसी दम बिजली ज़ोर से चमकी और बारिश शुरू होगी। जल्दी आओ। वो ऑर्डर देता अपने पोर्शन की तरफ बढ़ गया। बड़ा है नवाब कहीं का। ऑर्डर तो यूँ देकर गया जैसे मैं इसकी नौकर हूँ। बुला लेता अपनी चहीती दुरिया फंदी को। बड़बड़ाती हुई तायब्बू की तरफ आ गई। इलेक्ट्रिक केटल में पानी रखा ही था कि वो किचन में चला। फ्रिज में देख लेना, जो चीज़ें पड़ी हो चाय के साथ भेज देना। और हाँ, शामी कबाब ज़रूर फ्राई कर लेना, असद को बहुत पसंद है। वो जाते जाते पलटा। चीज़ें तैयार होंगी तो बराए मेहरबानी खुद आकर ले जाएगा। यहाँ आपके खादम मौजूद नहीं है। बात तो यूँ करिए जैसे मेरी 7 नस्लों पर एहसान कर रही हो। वो ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। एक माह पलक झपकते गुजर गया। कल शाम की फ़्लाइट से कहियान शाह गिलानी की कोयटा रवानगी की थी। वो दादी अम्मा के कमरे में इनके साथ मौजूद था। हानी जानू, तुम चले जाते तो ये दिल बहुत उदास हो जाता है। हर वक्त तुम्हारी सलामती की दुआएं करती रहती हूँ और अपने इस प्यारे वतन के मुहाफ़ज़ों के लिए ज़िंदगी और खुशियों की दुआ करती हूँ। दूसरी माँ के सदके खुदा हमारा भी कलेजा ठंडा रखे। दादी अम्मा बहुत उदास लग रही थी। अरे दादी अम्मा, मैंने तो आपसे कहा है कि मेरे साथ चलें। दादी अम्मा का पानदान एक तरफ रखता हुआ इनसे मुखातिब था। बेटा, हज बैतुल्लाह दोबारा करने की ख्वाहिश थी, वो मेरे मालिक ने पूरी कर दी। अब तो बस एक आखिरी ख्वाहिश है। बस खुदा इस खुशी को देखने की मोहलत दे। कौन सी ख्वाहिश? अंदाज में बड़ी दिलचस्पी थी। बेटा, तुम्हारी और समील की शादी देख लूँ। दादी अम्मा खुशी से बोली तो वो एकदम चुप हो गया। दादी अम्मा, आप लोग गलत सोच रहे हैं। मैं समील से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे दुरिया फंदी पसंद है। इसकी बात पर दादी अम्मा ने हैरत से इसकी तरफ देखा। ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूँ। आप बाबा और मम्मी को भी बता दीजिएगा। अच्छा, मैं सोने जा रहा हूँ। शब बखैर। वो देरी से बाहर चला गया और कितनी देर आमना बेगम हिलते पर्दे को तकती रही। वो गाड़ी में अपना सामान रखवाए बिल्कुल तैयार खड़ा था। सब लोग इसके जाने से उदास थे। वो बारी बारी सबसे मिला। ओके पार्टनर। अपने भतीजे के गालों पर किस करता वो गाड़ी में जा बैठा। क्या बात है यार, जब से वापस आए बहुत खामोश हो? कैप्टन हारिस ने वॉक करते हुए सवाल किया। कुछ नहीं यार, कहियान ने हंसकर बात टाल दी। वो दुरिया फंदी की वजह से बहुत परेशान था। इस दिन तो नाराज़ होकर इसके घर से चला है मगर इसने भी राब्ता नहीं किया। इसकी बेरुखी कहियान गिलानी का दिल तड़पाती। कई बार सोचा कि खुद फ़ोन कर ले मगर हर बार आना आड़े आ जाती थी। पुत्र ते जलीली होना, तू बेइज्जती होना दुरिया फंदी दे हत्थों। कर अपनी हूँ तेरी कोई इग्गो नहीं आनी। तो उधर समील के साथ ऐसे बातें करते जैसे उधर ना तेन किसी ने वट्टे मारे हों तो उधर सिर ते तू सांस चाड़ रहे हमें। वॉक के दौरान वो कितनी बार दुरिया फंदी को सोचता रहा। वो गहरी नींद में था जब मोबाइल चीख उठा। इसने आंखें मलते सामने पड़े मोबाइल को देखा। यस, कहियान स्पीकिंग। हाय कैप्टन, क्या हाल है? दुरिया फंदी की चहकती आवाज़ से एकदम फ्रेश करके। दौर पिट्टे मुँह तेरे थे। क्यों किया इस वक्त फ़ोन? वो मसनूई खफकी से बोला तो दुरिया फंदी का ज़िंदगी से भरपूर कहकर इसकी समात में हज़ारों फूल खिला गया। लगता है बहुत खफा हो। वो नाज से बोली। हाँ, खफा तो बहुत था मगर तुम्हारी ये रसीली आवाज़ सुनकर अपनी सारी खफकी भूल गया। थैंक यू, तुम बहुत क्यूट हो। वो हंसी। वो काफ़ी देर बातें करते रहे। दुई, मैं अपना प्रपोजल भेजना चाहता हूँ। प्लीज़ तुम आंटी और अंकल से बात करो और प्रोग्राम सेट करके बताओ कि कब आए हम लोग। छोड़ो यार हानि, अब इतनी जल्दी भी क्या है? वक्त आएगा तो देखा जाएगा। अभी तुम भी अपनी लाइफ एंजॉय करो और मुझे भी करने दो। अपनी बात पूरी करके वो फ़ोन रख चुकी थी। कहियान शाह गिलानी का मूड एकदम ऑफ हो गया। इसने मोबाइल एक तरफ पटका और कंबल लपेट कर सो गया। पुत्रो, तेरे ना दिल लगी कर रही है तू। कोई तेरी बूथी अल्लाह वालों थोड़ी जिनी सोनी है ना, तो वो तेरे साथ टाइम पास कर रही है।
समील का बीएससी का रिजल्ट आया तो इसने शानदार नंबरों से कामयाबी हासिल की। तमाम घर में खुशी की एक लहर दौड़ गई। पापा इसकी कामयाबी पर बहुत खुश थे। इसकी कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए रहमान शाह गिलानी ने बड़े पैमाने पर एक पार्टी अरेंज की। कहियान शाह गिलानी को भी इन्वाइट किया गया। आज संडे था, सब लोग घर पर मौजूद थे। आज बड़े अरसे के बाद वो सब ग्रीनलैंड में जमा हुए थे। शहरीन अंदर से अपना कैमरा उठा लाई। समील इस वक्त जूस सर्व कर रही थी। कॉपर कलर कॉटन के स्लेट्स वाले खड़े पजामे और शर्ट पर प्रिंटेड दुपट्टा एक साइड पर डाले अपने लेज़र कट बालों को पीछे हटाती वो बहुत प्यारी लग रही थी। इसने जैसे कहियान शाह गिलानी की तरफ जूस का गिलास बढ़ाया तो शहरीन ने शरारत से इन लम्हों को अपने कमरे में हमेशा के लिए कैद कर लिया। तस्वीर बनाकर वह शरारत से हंसी। बीएससी टॉप करना कौन सा मुश्किल काम है, वो लापरवाही से बोला। हित तक के एहसास से समील का चेहरा तप गया। तू कर लेंदा, तेरे वगैरह थे पास भी मर के होंगे, वो भी बूटियाँ ला के। पता नहीं तुम्हें आर्मी में रख किसने लिया, डंगर आदमी को। मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं ऐसे बंदों की मुबारकबाद वसूल करने की। दिल में लाख चाहत सी, मगर अना तो हर लड़की का जेवर होती है। बेशक, फिर पोज मारकर तस्वीरें बनाने की क्या ज़रूरत थी। ऐसी हरकतें मुझे जहर लगती है। समील शाह गिलानी वो आतिशफशा की तरफ फट पड़ा। क्या मतलब है आपका, आप मुझे ऐसी लड़की समझते हैं? गम से आवाज़ भरा के वो तेरी से वहाँ से चलेगी। हानी भाई कमाल करते हैं, यूँ तो ना करते इसके साथ। शहरीन अफसोस से बोली तो कहियान शाह गिलानी ने लापरवाही से कंधे छटके। वो अपने बेड पर लेटे न जाने किन सोचों में गुम था जब बाबा नॉक करके कमरे में चले आए। बाबा इस वक्त खैरियत तो है? वो घबराकर खड़ा हो गया। अपनी रिस्ट वॉच पर नज़र डाली। रात के 12 बज रहे थे। बाबा तो इस वक्त सो जाते थे। सब खैरियत है माय सन। वो हंसकर बेड पर टिक गए तो इसे भी बैठना पड़ा। हानी आपसे एक ज़रूरी बात करना है। वो बहुत प्यार से मुखातिब हुई। जी बाबा। इसने सवालिया नज़रों से बाप की तरफ देखा। बेटा खैर से तुम अब बरसरे रोज़गार हो। हर माँ बाप की तरह हमारी भी ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द तुम्हारी शादी कर दें। इतनी जल्दी? वो बाप की बात पर हंस दिया। बुढ़ा कोड़ा होकर शादी करनी है इन्हें। बेटा शादी का वक्त तो मुकर्रर है, मगर मैं चाहता हूँ कि रहमान से तुम्हारे रिश्ते की बात करूँ। समील मुझे बहुत अजीज़ है। नो बाबा, आप चाचा जान से कोई बात नहीं करेंगे। 2 साल से जो खिचड़ी इस घर में पक रही है, मुझे कुछ इसका अंदाज़ा था, मगर मैं समील से शादी नहीं करूँगा क्योंकि मैं दुनिया फंदी मेरी पसंद है और मैं इसे प्रपोज़ कर चुका हूँ। वाह साहबजादे, बड़े खुद मुख्तार हो गए हो। मेरी बात भी कान खोल कर सुन लो। अगर शादी होगी तो मेरी मर्जी से। समील ही इस घर की बहू बनेगी। बेटे के जवाब पर वो गरज कर बोले। आप अगर समील को इस घर की बहू बनाना चाहते हो तो शाहजान मौजूद है। कहियान शाह ने कायल करना चाहता था। बेगैरत, बेशर्म, तुम कौन होते हो फैसला करने वाले? क्या ज़रूरी है कि तुम बाहर की गंद में मुंह मारो? समील से तुम्हारी शादी होगी। वो अपना फैसला सादर करते कमरे से जा चुके थे। आओ तुसी लोगों ने ब्याह करके सैटते हो इन्हों तो झेलना तो समील नूं पैना। कहियान शाह गिलानी कितनी देर साख्त नज़रों से दरवाजे की तरफ देखता रहा। बाबा का ये रूप इसके लिए बिल्कुल नया और अजनबी था। कितनी देर वो सोचता रहा, आखिरकार वो एक फ़ैसले पर पहुंचकर मुतमिन हो गया। समील शाह गिलानी, मोहब्बत के मानी जानती हैं आप? इंसान को अपने कद के अंदर रहकर सोचना चाहिए। जो अपने कद से ऊंची उड़ान उठते हैं वो हमेशा वही लोग मुँह के बल गिरते हैं और ज़िंदगी में ऐसी चोट खाते हैं जिसकी टीसें इन्हें एक पल के लिए भी चैन का सांस नहीं लेने देती। तुम एक लावाबाली और इमेच्योर लड़की हो। फिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम कहियान शाह गिलानी का आइडियल हो सकती हो? बीएससी में टॉप करना अक्लमंद होने का सर्टिफिकेट नहीं है। तुम्हें एज डिफरेंस का भी लिहाज ख्याल नहीं है। तुम्हारी और मेरी उम्र में कम से कम 6 साल का गैप तो ज़रूर है होगा। इसकी गहरी सी आंखों में समील गिलानी के लिए तमस्कर और लहजे में बला की काट थी। स्टॉप इट कहियान शाह गिलानी, बहुत बर्दाश्त कर लिया आपकी बातें। अगर अब आपने एक लफ्ज़ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपको शर्म नहीं आती ऐसी घटिया बातें करते हुए? वो ज़िल्लत के एहसास से चीख उठी। आहिस्ता समील गिलानी, चीखो मत। अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हें शर्म आई यूँ दूसरों के सामने इज़हार मोहब्बत करते हुए? तुम तो बहुत गिरी हुई सोच की मालिक हो। वो एक लफ्ज़ चबा कर बोला था। लफ्ज़ों का जहर इसके कानों में डेलता, अपने भारी कदमों की धमक पैदा करता, इसके बेडरूम के 2 बेस पर्दे उठाता। जिस तूफ़ानी रफ्तार से आया था इसी रफ्तार से इसकी नज़रों से ओझल हो गया। वो कितनी देर साख नज़रों से हिलते पर्दे को तकती रही। इसका पूरा वजूद ज़लज़लों की जद में था। वो जालिम इंसान किस तरह इसकी ज़ात के गुरूर को पाश पाश करके जा चुका था। इसके एक एक लफ्ज़ ने इसे अपनी ही नज़रों में गिरा दिया। कहियान गिलानी, तुम्हें कोई हक़ नहीं है कि तुम मेरी इस तरह तज़लील करो। किसी को पसंद करना कोई जुर्म नहीं, और ना ही इंसान के अपने बस में कि वो बाकायदा प्लान के तहत अपने एज के बंदे को पसंद करे। इसके आसपास बम ब्लास्ट होते महसूस हो रहे थे। मेरे मालिक, इतनी ज़िल्लत, इतनी तौहीन। वो अपने बेड पर औंधी पड़ी शिद्दतों से रो दी। हाँ कहियान शाह गिलानी, मैं तुम्हें चाहने की खतावार ज़रूर हूँ, मगर मेरा खुदा जानता है कि इस वजबे को मैंने अपने आप से भी छुपा कर रखा है। पता नहीं तुम्हें इसकी खबर किस तरह हुई। कहियान के इनकार की वजह से घर की फ़िज़ा ख़राब हो गई थी। इसकी मामा का शानशाह शामीन सब इससे बात कर चुके थे, मगर इसका एक ही जवाब था, दुरिया फंदी। दुरिया फंदी को चित्तर खा के मुड़ना ने वापस। दादी अम्मा के बुलाने पर वो इनके कमरे में आया तो इधर उधर की बातों के बाद वो अपने मतलब की बात पर आई। हानी, तुम्हारे बाप ने तुम्हारा जवाब मांगा, फिर इसे क्या जवाब दूँ? इन्होंने सवालिया नज़र से पोते की तरफ देखा। दादी अम्मा, मैं पहले भी एक बार आपको बता चुका कि मैं ख़ानदान में हरगिज़ शादी नहीं करूँगा। फिर आप लोग आखिर इतनी ज़िद क्यों करें? आप अच्छी तरह जानती हैं मैं दुरिया फंदी को पसंद करता हूँ। अगर शादी करूँगा तो दुरिया से, वरना किसी से नहीं। इसके दो टोक अंदाज पर दादी अम्मा सहम की। बेटा गैर ख़ानदान में शादी करना आसान काम नहीं है। वो बड़ी नरमी से बोली। मुझे शादी दुरिया से करनी है, इसके ख़ानदान से नहीं। फिर काशी भाई की शादी भी तो फैमिली से बाहर हुई है। आखिर सारी पाबंदियाँ मेरे लिए क्यों?
इस पर किसी बात का कोई अच्छा असर न था। हानि वो शादी सैयद फैमिली में हुई है, जबकि दुरिया का ताल्लुक अफंदी फैमिली से है। वो इसे कायल करने की कोशिश में थी। बस दादी अम्मा, अब बाबा को मेरा फैसला सुना दें। वो बार बार अपना सर दबा रहा था। आमना बेगम ने परेशानी से इसकी तरफ देखा। हानि, तुम जिद ना करो, इधर तुम्हारा बाप जिद पर अड़ा हुआ है। तुम झुक जाओ, वरना अपनी जिद में तुम दोनों नुकसान में रहोगे, क्योंकि जो झुकना नहीं जानते वो टूट जाते हैं मेरे बच्चे। दादी अम्मा की बात पर वो चेयर से उठ गया। दादी अम्मा, मैं भी बाबा का बेटा हूँ। अगर इन्होंने ज़बरदस्ती की तो मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाऊँगा। अपनी बात ख़त्म करके वो 1 मिनट के लिए भी ना रुका। इस वक्त वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। बाबा से इजाज़त लेने में इनके कमरे में चला। अच्छा बाबा, अल्लाह हाफिज़, में जा रहा हूँ। वो सलमान शाह गिलानी के सामने खड़ा इनको खुदा हाफिज़ कह रहा था। अगले माह की 20 तारीख को तुम्हारी शादी है, छुट्टी लेकर आ जाना। इन्होंने अपना फरमान जारी किया। एक लम्हे के लिए वो साख्त हो गया। बाबा, आपको कोई हक नहीं है कि आप मेरे ऊपर अपने फैसले सादर करें। मेरी शादी ज़रूर होगी, मगर दुरिया फंदी के साथ, और आपको मेरा प्रपोजल लेकर जाना होगा इन लोगों के पास। इसने भी अपना फैसला सुनाया। बेटा, मैंने तेरा फ्यूचर बहुत जलालत भरा नज़र आ रहा है। जो माँ बाप के ऐसे सामने आवाज़ उठाते हैं ना, तो फिर उन्होंने चंगी होंगी है। बदतमीज़, बेशर्म, जलील, निकल जाओ इसी वक्त मेरे घर से, और आइंदा अपनी शक्ल ना दिखाना मुझे। आज से तुम मेरे लिए मर गए। वो कमा गुस्से से चीख उठे और इनका भारी थप्पड़ कहियांशा गिलानी के गालों को सुर्ख कर गया। थैंक यू बाबा, आपने मेरी राह आसान कर दी। अब मैं जाकर दुरिया फंदी से कोर्ट मैरिज करूँगा। और वो घर छोड़कर चला गया। मामा, दादी अम्मा, शामीन भाभी किसी के रोकने से न रुका। यार हानि, तुमको अपने बाबा की बात मान लेनी चाहिए। तुम परसों से वापस आए और मैं नोट कर रहा हूँ तुम जहनी तौर पर बहुत डिस्टर्ब हो। मेरे यार, अपनों से दूर रहकर जीना आसान नहीं होता। अगर इंसान माँ बाप के कहने पर चले तो ज़िंदगी की मुश्किलें आसान हो जाती हैं। इसके दोस्त कैप्टन सालिक ने चाय के दौरान इसे समझाने की कोशिश की। हाँ, सारी मुश्किलात का अच्छी तरह अंदाज़ा है मुझे। मेरी मामा, दादी अम्मा, शामीन, सबके चेहरे मेरी निगाहों के आगे आकर मुझे मुस्तरब कर देते हैं। मगर बाबा के अल्फाज, जिन्होंने मुझे अंदर से छलनी कर दिया। आखिर मैंने इतना बड़ा कौन सा जुर्म किया कि इन्होंने मुझे हमेशा के लिए दरबदर कर दिया। अपनी पसंद की शादी करना कोई गुनाह नहीं, जिसकी ये लोग मुझे सज़ा देना चाहते हैं। किस हदीस में लिखा कि सैयद की शादी सिर्फ सैयदों में होना लाजमी है? अगर ऐसी बात होती तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौंडी आज़ाद करके इसे अपने निकाह में न लाते। एक तो दुनिया मुझे पसंद है, दूसरा मैं इस गलत रस्म को तोड़ना चाहता हूँ जो पता नहीं कितनी नस्लों से हमारे ख़ानदान में चली आ रही है। आखिर दूसरे लोग भी इंसान होते हैं। ये हमें इस्लाम ने साफ साफ बता दिया कि किसी अरबी को अजमी पर कोई फ़ोक़त हासिल नहीं। तो फिर ये कैसा इम्तियाज़, कैसा? कहियांशा गिलानी ने इसके जवाब में अच्छी खासी तकरीर कर डाली। स्पीच कंपटीशन नहीं हो रहे थे कहियांशा गिलानी। कूल डाउन यार, अगर तुम दुनिया फंदी से इतने सिंसियर हो तो फिर से शादी कर लो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। कैप्टन सालिक ने इसे तसल्ली दी। थैंक यू सो मच यार, मगर मसला ये है कि दुनिया आजकल हांगकॉन्ग गई हुई है। इसके मोबाइल पर रब्ता करने की बहुत कोशिश की, मगर हर बार इसका मोबाइल ऑफ मिलता। बेटा, तू जाकर छितर खा अपनी अखा ना वेख के। जब से कोहियान घर छोड़कर गया था, शाह लॉज में उदासियों ने डेरे डाल लिए थे। हर कोई अपनी अपनी जगह पर खामोश था। समील शाह टेरेस पर कब से नीले आसमान पर नजर जमाए खड़ी थी। खतावर ना होते हुए भी वो अपने आप को सबका मुजरिम समझती थी। तायबू का सामना करने से किसी अजाब से कम ना लगता था। इनकी हालत देखकर दिल दुखी हो जाता। वो कितने जिंदा दिल इंसान हुआ करते थे। बेटी की 1 साल की जुदाई ने इन्हें ढाल कर दिया था। शाहजहान अपना MBA कंप्लीट करके वापस आ चुका था और अब तायबू के साथ इनके ऑफिस जाता था। कहियांशा गिलानी, प्लीज़ कहीं से चले आओ इस घर के अंधेरों को रोशनी से हमकनार करने के लिए, अपने प्यारों के बुझे चेहरों पर चिरागा करने के लिए। सिर्फ एक हस्ती से नफरत के सबब सबको जुदाइयाँ की स्लेब पर न लटकाओ। समील शाह गिलानी अच्छी तरह जानती है कि वो तुम्हें नहीं पा सकती, मगर इस पागल मन की ख्वाहिशों का तो अजीब सिलसिला है। किस जहां की सैर हो रही है क्यूट गर्ल? शाहजहान की आवाज़ इस ख्यालों की दुनिया से वापस ले आई। वो फ्रेश सा इसके करीब पड़ी कुर्सी के सीट कर बैठ गए तो मजबूरन इसे भी चेयर संभालनी पड़ी। यूनिवर्सिटी कैसे जा रही है कज़न? ग्लास में जूस डालता हुआ इससे मुखातिब था। क्या कहा? वो अब तक सोचों की भंवर में थी। मेरे ख्याल में तुम अब भी भाई का शौक मना रही हो। क्यों अपने आप को ज़ाया कर रही हो एक नाकदर इंसान की खातिर? इसका जिक्र करते हुए शाहजहान गिलानी खुद भी अफसरदा हो गया। प्लीज़ शाह, इसका चैप्टर तो कब का क्लोज हो चुका है। अब समील गिलानी इतनी भी अर्जानी कि किसी की खातिर अपना आप ज़ाया कर दे। जिसका खाली क्लास टेबल पर रखते हुए वो शाहजहान को देखने लगी। ये जो तुम्हारी आंखें हैं ना कज़न, कुछ भी नहीं छुपा सकती, हर चीज़ अयां कर देती हैं। शाहजहान की बात पर वो नज़रें चुरा गई। गलते शाहजहान दी सही है, इधर एक गंदे बंदे नूं याद करना। कोहियान गिलानी आज बहुत थक गया था। जिस्मानी थकावट के साथ साथ रूह की थकन से निढाल कर दिया था। वो बेड पर लेटा करवटें बदल रहा था। दर्द से जोड़ दुख रहा था। नज़रें भटकती हुई कैलेंडर पर जा टिकी। 15 अक्टूबर, आज इसे घर छोड़े पूरा 1 साल हो गया था। सब लोग कैसे होंगे? बारी बारी सबके चेहरे नज़रों के सामने आने लगे। बाबा का शफीक सराप और प्यार भरा अंदाज, वो हमेशा से जानू कहकर बुलाते थे। क्या मिला कोहियांशा गिलानी घर बदर होकर? तुम पर तो ये मुहावरा फिट है कि ना घर के रहे ना घाट के। मैं बताती हूँ मुहावरा ऐसा नहीं है। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ये मुहावरा है। बहुत चंगी हुई तेना। दुनिया फंदी हांगकॉन्ग जाकर ऐसी बसी के पलट कर खबर ना ली। कैप्टन जानू, बहुत बहुत मुबारक हो, तुम तो मेरा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। मुझे बहुत शौक था मेरे बच्चों में कोई आर्मी ज्वाइन करे। आज मैं एक गाजी का बाबा होने पर फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ।
जब वो बतौर कैप्टन सेलेक्ट हुआ तो पापा कितने खुश थे। इसने बेखतर घर के नंबर पुश किए लेकिन वो रिसीवर रख दिया। कब से फ़ोन की बेल हो रही थी, मिसेस काशान ने आके फ़ोन रिसीव किया। हेलो भाभी, मैं शाहजान बात कर रहा हूँ। भाईजान से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की मगर राब्ता नहीं हो सका। वो राउंड पर निकले और मोबाइल भी ऑफ है। मैं इस वक्त अस्पताल से बोल रहा हूँ। वो बहुत परेशान लग रहा था। खैरियत तो है शाज? वो एकदम फिक्रमंद हो गई। भाभी, अब्बू को हार्ट अटैक हुआ, मैं इनको इधर ले आऊँ। अहमद भाई मेरे साथ है। प्लीज़ आप और शामीन आपी भाईजान को घर से ट्राई करें, शायद राब्ता हो जाए। चचा जान को मैंने फ़ोन कर दिया। अच्छा, अल्लाह हाफिज़। सलमान शाह एक हफ्ता अस्पताल में रहे। सारा घर बहुत परेशान था। लाडले बेटे की जुदाई ने दिल का मरीज़ बना दिया था। अब ऑफिस शाहजान संभालने लगा था। हर दम कहकों से गूंजते शाहलाज में सनाटों का राज था। दौर फिट्टे मुझका यान थे। हेलो हनी, मैं दुरिया बात कर रही हूँ। मोबाइल पर इसकी आवाज़ का हयान शाह को ज़िंदगी की नवीद देगी। काफ़ी देर बातें होती रही। वो हांगकॉन्ग से वापस लौट आई थी। दूसरे दिन का हयान शाह कराची में मौजूद था। वो अचानक जाकर सरप्राइज़ देना चाहता था। वो दुरिया के महलनुमा घर में दाखिल हुआ तो बहुत खुश था। रात के 10 बज रहे थे। पूरा घर खामोशी में डूबा हुआ था। वह हैरान सा ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा। अंदर से बातों और कहकों की आवाज़ आ रही थी। इसने ज़रा सा पर्दा खिसका कर देखा और अंदर का मंजर देखकर नजरें साख्त हो गई। दुरिया फंदी का नीम उरिया लिबास, इर्द गिर्द बैठे नौजवानों, हर किसी के हाथ में छलकता जा। वो उल्टे कदमों वापस पलटा तो कहा, शाह गिलानी, ये है तुम्हारी पसंद और तुम्हारे खूबसूरत ख्वाबों की बदसूरत ताबीर। कराची की सड़कों पर अपनी आल्टो दौड़ाता वो मुसलसल सोचों की जद में था। इसके करीबी किसी गाड़ी के ब्रेक चरचराए तो इसे भी रुकना पड़ा क्योंकि शाहजान अपनी गाड़ी से उतरकर इसकी तरफ बढ़ा रहा था। हेलो कैप्टन, क्या हाल है? पहचान लिया? तारुफ की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी नज़रों में हज़ारों शिकवे मचल रहे थे। शाज, मेरी जान, कैसे हो? वो भाई से लिपटा बहुत जज्बाती हो गया। सब लोग कैसे हैं? बाबा ठीक तो है ना? ममा, दादी अम्मा, चचा जान? इसकी समझ में नहीं आ रहा था किस तरह बात करें। शाहजान ने इसकी तरफ देखा। बहुत दुबला हो गया था वो। लाख इससे खफा से मगर इसकी हालत देखकर दुखी हो गया। आओ भाई, कहीं चलकर बैठते हैं और बात करते हैं। शाहजान इसे रेस्टोरेंट में ले आया और चाय का ऑर्डर देते हुए इसकी तरफ मतवज्जा हुआ। और भाई, कैसी गुजरी? तुम्हारी मिसेस कैसी है? बेबी आने वाला या आ चुका है? आजकल कहाँ होते हो? इसने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले। कितनी देर तो वो सर चुका बैठा रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता से अपनी तमाम स्टोरी शाहजान को सुनाई। आखिर भाई, समील में किस चीज़ की कमी थी जो तुमने दुरिया फंदी जैसी थर्ड क्लास लड़की को इस पर तरजीह दी? तुम तसव्वुर नहीं कर सकते भाई हमारा घर किस तरह बिखर गया। जब से तुम छोड़कर गए हो सब लोग एक खामोशी के हसार में कैद होकर रह गए। बाकी की कसर बाबा के हार्ट अटैक ने पूरी कर दी। भाई, तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते शाह लॉज की वैरानियों का। समील जैसी ग्रेट लड़की तुम्हारी वजह से कमला कर रहेगी। वो अपने आप को मुजरिम समझती है इस सारी सूरत हाल का। शाहजान ये सब बताते हुए आपदीदा हो गया। बाबा को अटैक हुआ और तुमने मुझे खबर तक ना होने दी? क्यों किया ऐसा तुम लोगों ने? क्या वो मेरे पापा नहीं थे? अगर इनको कुछ हो जाता तो कसम अल्लाह पाक की मैं सारी ज़िंदगी अपने आप को माफ़ ना करता। बाबा ठीक तो है ना? वो शाहजान को झंझोड़ रहा था। हाँ भाई, अब तो बहुत बेहतर है। तुम कैसे आए हो कराची? कहियान चाय का कप उठाता शाहजान से मुखातिब था। बिजनेस के सिलसिले में आया था। पापा के ऑफिस की निगरानी मैं करता हूँ। कल मेरी फ़्लाइट है। शाहजान ने तफसील बताई। शाहजान, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अपनों से दूर रहकर मैं नहीं जी सकता। कहियान की बात पर शाहजान ने एकदम खुशी से चीख उठा और विक्ट्री का निशान बनाया। रात इन लोगों ने पुप्पो के यहाँ गुजारी। शाहराज में कदम रखते ढेर सारी नदामत ने कहियान शाह गिलानी का घेराव कर लिया और सर झुका बरामदे की तरफ बढ़ा। ग्लास डोर खोलकर अंदर कदम रखा तो तख्त पर दादी अम्मा तस्बीह कर रही थी। इसकी झुर्रियों में बहुत इजाफा हो गया था। छितर पैने चाहिए, दमू चक के हुन आ गया। दादी अम्मा, वो शर्मिंदा से आगे बढ़ा। हानी, आमना बेगम के लबों ने बेआवाज़ जंबिश की और इन्होंने मुंह फेर लिया। वो कारपेट पर इनके करीब बैठ गया और सर को इनके कदमों पर रख दिया। इसकी आंखों से 2-3 नमकीन कतरे टपके और आमना बेगम के पाँव भिगो गए। इन्होंने तड़प कर पोते की तरफ देखा और अपना कांपता हाथ इसके सर पर रखा। बेटा, किसके साथ आए हो? दुपट्टे से अपने आंसू साफ करती से बड़ी प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। दादी अम्मा, अकेला आया हूँ। वो तो एयरपोर्ट से शाहजान से अलहदा हो गया था क्योंकि शाहजान की हदायत थी कि बाबा को इन दोनों की मुलाकात का पता न चले। मामा, भाभी का शान भाई सब लोग वहीं आ चले आए। वो सबसे अपने किए की माफ़ी मांगता रहा। शाहजान ने भी इसी वक्त बरामदे में कदम रखा। इसे देखकर हैरत का इजहार किया। शाहजान को अच्छी तरह मालूम था कि अगर वो कहियान को अपने साथ लेकर आता तो बाबा कहियान के साथ साथ इससे भी नाराज़ हो जाते। शाहजान अक्लमंद लगता मैंने, बहुत चंगा किता इन्हें। हो रही वाले तो बाबा इधर डंगर भरा दी हुआ तो बाबा को आप ही छित्र पाई बेचारे मुंडे नूं। मामा, बाबा किधर है? अपने कमरे में। मामा के जवाब पर इसने डरते डरते सबकी तरफ देखा। काशी भैया, प्लीज़ मेरे साथ चले। उठकर इनके करीब चला। नहीं हानी, तुम अकेले जाओ, हमारा जाना ठीक नहीं। तुम्हारे साथ साथ बाबा हमसे भी खफा हो जाएंगे। इसने डरते डरते बाबा के बेडरूम में कदम रखा तो अखबार पढ़ते नजर आए जबकि समील गिलानी इनके कमरे में चीज़ों को तरतीब से रखती हुई नजर आई। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वो बाहें फैलाई इनकी तरफ बढ़ा। तुम इधर मेरे कमरे में? तुम्हारी जुर्रत किस तरह हुई इधर आने की? चले जाओ मेरे कमरे से और दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। गंदगी के जिस ढेर से तुम होकर आए हो, उठ कर आए हो, मुझे घिन आ रही है तुम्हारी शक्ल देखकर। प्लीज़ बाबा, मुझे माफ़ कर दे। मैं बहुत बुरा हूँ। आपको क्या मालूम कि इस घर से दूर रहकर मैं किन अजाब लम्हों से गुजरा हूँ। आपकी जुदाई ने तो मुझे ज़िंदा दरकोट कर दिया था। समील ने एक नज़र कहियान पर डाली और कमरे से बाहर चली गई। वो सुस्त कदम उठाता सलमान शाह गिलानी के करीब चला है। बाबा, आपका मुजरिम हाजिर है, जो चाहे सजा दे।
वो सर झुका इनके सामने खड़ा था। फिर इसने सलमान शाह गिलानी के पाँव पकड़ लिया और वो दुखों का वो जो लावा दीमक की तरह इसके वजूद को चाट रहा था। न जाने कब से इसने बांध रखा था अपने आंसुओं पर, मगर इस वक्त ज़बत जवाब दे गया और वो सलमान के कदमों पर और वो बाप के कदमों पर गिरकर फूट फूट कर रो दिया। सलमान शाह गिलानी खुद भी बेआवाज़ रो रहे थे। जानू वतन के मुहाफिज भी कभी रोते हैं। इसकी समात ने कितने अरसे बाद मोहब्बतों से मामूली फ़िक्रा सुना था। बाबा, मैं इस वक्त वतन का मुहाफिज नहीं बल्कि अपने बाबा का बेटा और अपनी गलतियों के ज़ाले के लिए यूँ अश्कबार हूँ। बाबा, मेरी हर ख़ता माफ़ कर दे। मैं हमेशा के लिए वापस आ गया हूँ। मैं आपके बगैर नहीं जी सकता बाबा। अगर आपने मुझे माफ़ ना किया तो मैं मर जाऊँगा। सलमान शाह गिलानी ने देखा, वो बहुत टूटा बिखरा और उजड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। इन्होंने बढ़कर इसे अपनी आगोश में समेट लिया और कहियान शाह गिलानी को यूँ महसूस हुआ जैसे तपती धूप से निकल कर ठंडी घनी छाँव में आ गया। इसने पुरसकून होकर आंखें मूंद ली। वो चचा की तरफ आया तो बहुत शर्मिंदा था, सब लोगों से नजर चुरा रहा था, मगर इन लोगों ने अपने रवैयों से महसूस ना होने दी। यूँ लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो दिल ही दिल में इनकी बड़ाई का मुतारिफ हो गया। अस्सलाम वालेकुम भाई। समील चाय लेकर आई तो सबकी मौजूदगी की वजह से इसे सलाम करना पड़ा। इसके सलाम का जवाब देते कहियान शाह गिलानी ने नज़रें उठाई तो देखता रह गया। वाइट कलर चूड़ीदार पजामे पर पर्पल कलर शर्ट, नेट का वाइट दुपट्टा जिसके किनारों पर पर्पल का काम था, खूबसूरत ब्राउन सिल्की बालों का आबशार। कितनी मुकद्दस और खूबसूरत लग रही थी समील गिलानी। आओ जरूरत चित्तर पै गए तो उन मुकद्दस से खूबसूरत समील गिलानी ने लगना। वैसे समील भाई पहले तो नहीं कहती थी, अब कह दिया। अच्छा चलो कोई नहीं। इसके सामने एकदम दुरिया फंदी का बेबाक सरापा लहराया तो वो दिल ही दिल में शर्मिंदा हो गया। शामी ने शरारत भरी नज़रों से दोनों की तरफ देखा और गला साफ करते से एहसास दिलाया तो वो झेप गया। अपने आप को छुपाने के लिए दुआ को उठाकर इसके साथ खेलने लगा। समील गिलानी ने एक नागवार सी नज़र कहियान शाह पर डाली और कमरे से बाहर चली गई। कहियान शाह को 4 दिन की छुट्टी मिली थी। इसने समील से बात करने की बहुत कोशिश की मगर वो इसके हाथ ना लगी। बहुत चंगा कितना बिस्तकार समील, इन्होंने कोई माफ़ी नहीं देनी। जाते वक्त वो समील गिलानी से शादी के बारे में बाबा से खुद कह कर गया था, मगर बाबा ने इसे कोई जवाब ना दिया। शाहजानी से एयरपोर्ट छोड़ने जाया था। कार ड्राइव करते वो कहियान से महवे गुफ्तगू था। भाई बाबा की हालत देखिए, वो कितने कमज़ोर हैं। मजाक की शगुफ्तगी तो एकदम ख़त्म हो गया। समील बाबा को बहुत अजीज़ है, इनका अरमान था कभी इनकी बहू बने। आपके जाने के बाद इनकी उम्मीद दम तोड़ गई। इस बात का इन्होंने बहुत असर लिया। भाई बाबा की हालत देखकर तो मैं समील के लिए राज़ी हो गया था, मगर ना तो बाबा माने ना ही समील। शाहजान बताते बताते एकदम अफसुर्दा हो गया। टेक इट ईजी शाज, अब मैं आ गया हूँ, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। भाई की शान थपथपाते इसने तसल्ली दी। अल्लाह करे ऐसा हो। मुझे तो नहीं लगता पापा मान जाए। वैसे भी आजकल समील के लिए डॉक्टर हैदर बुखारी का प्रपोजल आया हुआ और इस पर संजीदगी से गौर हो रहा है। बहुत अच्छा हुआ तेरे वगैरह बैठे रहते तेरे वास्ते। शाहजान की दीवी इतलाने से बहुत डिस्टर्ब किया। आहो एक पासे छितर खा के आ गए थे, हुन जाना सी क्या पीछे भी ना इस्तकबाल फुला दे हारना में, बल्कि चितना दे हारना इस्तकबाल बनता सी। फिर क्या सोचा तुमने सलमान बेटा? आमना बेगम ने बड़ी उम्मीद से बेटे की तरफ देखा। अम्मा समील कोई खिलौना नहीं कि जब दिल चाहे इसे तोड़ फोड़ कर चल दिया, और अब जब हर जगह से नाकाम होकर लौटा है तो इसका उम्मीदवार बनकर आ गया। समील मुझे अपनी जान से बढ़कर अजीज़ है। इसकी अना इसकी खुददारी हर चीज़ से मुकद्दम है। वो जो फैसला करेगी वो हमें मंजूर होगा। डॉक्टर हैदर के साथ ही मैंने शाहजान का प्रपोजल भी रखूंगा, फिर रहमान जो चाहेगा वैसा होगा। कहियान बेशक शर्मिंदा, मगर मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ वो दिली तौर पर समील की तरफ माइल नहीं, जबकि शाहजान मुझे खुद पेशकश कर चुका है। समील के साथ ज्यादती में किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। सलमान शाह की गिलानी की बात पर आमना बेगम पुरसोच अंदाज में सर हिला कर रहेगी। सही बात है, सलमान शाह गिलानी बिल्कुल ठीक कर रहा है। बेटा तुम अच्छी तरह से सोच लेना, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। वो 3 दिन गुजरने का पता न चला, वो यहाँ आकर एकदम फ्रेश हो गए। इस वक्त भी वो दादी अम्मा के कमरे में इनके पास मौजूद था। दादी अम्मा अपने बाबा से बात की? वो बहुत आस से पूछ रहा था। हाँ बेटा, मगर वो नहीं मानता। इसने तुम्हारी जगह शाहजान का प्रपोजल रख दिया, फैसला समील पर छोड़ दिया। दादी अम्मा की बात पर वो हैरत ज़दा रह गया। हालात यूँ पलटा खाएंगे तो इसके गुमान में भी ना था। मेरे को तो सोने ना लमी कहियान। अब क्या होगा दादी अम्मा? वो परेशान हो गया। बेटा तुम खुद समील से बात करके देखो, शायद बात बन जाए। दादी के मशवरे पर सर हिलाता वो कमरे से चला गया। आज वो शाहजान के साथ ऑफिस आया था। सारा दिन इस दोनों का साइड पर गुजरा। शाम को थके आ रहे वो दोनों घर लौटे तो बाबा ने दोनों को एक साथ आते देखकर सुकून का सांस लिया। आज वो चचा जान की तरफ आया तो समील से बात करने का सोच कर था, मगर वो कहीं नज़र नहीं आ रही थी। वो काफ़ी देर अहमद के पास बैठा रहा। बचपन के किस्से छेड़े तो वक्त गुजरने का एहसास ना हुआ। दोनों के बेसाख्ता कहकों से टीवी लाउंज में बार बार गूंज रहा था। इस वक्त दादी अम्मा लाउंज में आई तो दोनों को हंसते देखकर इन्होंने इस घर की अब्दी खुशियों की दुआ की और कितनी देर वो इसके साथ बैठी थी। अरे 10 बज के, अब चलता हूँ। कहियान ने अपनी रिस्ट वॉच पर नज़र डाली और जाने के लिए खड़ा हो गया। कहियान और अहमद में बहुत दोस्ती थी। दोनों जब मिलकर बैठते तो वक्त पर लगाकर गुजर जाता। वो समील के कमरे के आगे से गुजरा तो दरवाज़ा बंद था। इसने बरामदे का ग्लास डोर खोला और तेज़ी से बाहर निकला। लॉन से गुजरते हुए इसने एक तायराना नज़र डाली। पडली साइड की लाइट्स ऑफ थी। आखिरी सिरे पर संगी बेंच पर कोई मौजूद था। कौन हो सकता है? दिमाग में सोच उभरी। समीर? दिल ने गवाही दी तो वो तेजी से इसकी तरफ बढ़ा। वो बेंच पर सर झुकाए बैठी थी। समीर, इस वक्त तुम इधर? कहियान की आवाज़ पर मैं हैरत नुमाया थी। पहले तो कहियान की आवाज़ सुनकर वो चौंक कर पलटी और इस पर नज़र पड़ते चेहरे पर नागवारी के कई रंग ठहर गए।
क्यों इस वक्त इधर बैठना गुनाह है? समील एकदम पेन से उठ गई। मेरा मतलब बाहर खासी ठंड पड़ी है, खुदा ना ख्वास्ता कहीं बीमार ना पड़ जाओ। कहियानशाह ने वजाहत की। ओहो, आपको कब से फिक्र होने लगी इस घर के लोगों की? इसके लहजे की काट ने कहियानशाह गिलानी को शर्मिंदा कर दिया। आई एम सॉरी समील, मैं अपने रवैयों पर दिल से शर्मिंदा हूँ। मूंचा लंबा इंसान इस वक्त समील गिलानी के सामने बेबस सा खड़ा था, अपनी पैंट की जेबों में हाथ डाले बहुत डिस्टर्ब लग रहा था। सॉरी करना तो ताया अब्बू से करे, दादी अम्मा ताई अम्मी से करे। कहियानशाह पर नज़र जमाए वो उसे मशवरा दे रही थी। समील, मैं सबसे माफ़ी मांग चुका, प्लीज़ एक बार तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने तमाम बदसूरत रवैयों का अजाला कर दूंगा। सॉरी, मैं तो भूल गई थी कि आप अपनी सारी खताएं सबसे माफ़ करवा चुके हैं मिस्टर कहियानशाह गिलानी। इसकी ग्रीन आंखों में बला की नफरत थी। समीर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरे एहसासात का अंदाज़ा नहीं कर सकती, प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो, एक एक पल मुझे अपने मुजरिम होने का एहसास दिलाता है। मैं मानता हूँ मेरी वजह से कई दिल टूटे, अपना एतबार खुद खो चुका हूँ। अपनों की बेलौस मोहब्बतें ठुकरा कर गैरों की प्यार की जो भीख मांगी थी, इसने मुझे तही दामा कर दिया। वो बहुत बिखरा हुआ लग रहा था। हाँ हाँ, आप मुजरिम हैं, मेरी इज़्ज़त नफ्स के, मेरी अना और खुददारी के, मेरी पाकीज़ा सोच के, अपने वालिदैन बल्कि पूरे ख़ानदान के। इंसान अगर एक जुर्म करे तो माफ़ी की गुंजाइश में, मगर मिस्टर कहियानशाह आप तो सरापा जराइम है। दिल तो खुदा का घर होता है, खुदा के घर को तोड़ना तो कुफर है, कुफर। वो अपने में नहीं लग रही थी। प्लीज़ समील, स्टॉप इट, मत करो ऐसी बातें, प्लीज़ मुझे कुछ देर के लिए तनहा छोड़ दो। वो लंबे लंबे सांस लेता वहीं बेंच पर ठहर गया। अहो सच्ची गल्लां बर्दाश्त नहीं हो रही है मिस्टर शाह, सच हमेशा कड़वा होता है। बात करने की इब्तदा भी आपकी तरफ से हुई थी, वरना मुझे कोई शौक नहीं आपसे बात करने का। अपना दुपट्टा ठीक करती हुए तेरी संदर की तरफ बढ़ गई। कहियानशाह गिलानी कितनी देर वीरान नजरों से इस रास्ते को तकता रहा जहाँ से वो दुश्मने जहाँ गई थी। आहो दुश्मने जहाँ होगी, पहले वो दुश्मने अव्वल सी। अब तो ये हाल था कि पागल मन एक झलक देखने को मचल जाता था। एक ठंडी आह इसके लबों से निकली, वो अपने पोर्शन की तरफ बढ़ गया। जो दफा हो जाता हूँ। पूरा एक हफ्ता गुजर गया इसे एक एक की मिन्नत समाजित करते हुए, मगर हर तरफ से हरी झंडी दिखाएगी। बस दादी अम्मा, आज फैसला होकर रहेगा। सब लोग मेरी शराफत से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। एक माह की छुट्टी लेकर आया था, एक हफ्ता तो बर्बाद हो गया। बस अगले संडे को मेरी शादी से मील से होगी। हर सूरत में आप बाबा को बता दें, नहीं तो मैं खुदकुशी करके ज़िंदगी का खात्मा कर लूँगा। और आप सब लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं, जो मैं कहता हूँ वो करता भी ज़रूर हूँ। वो आंधी तूफान की तरह आमना बेगम के कमरे में दाखिल हो आते शुरू हो गए। लड़के बावला तो नहीं हो गए, ये किस तरह की बातें कर रहा है? दादी अम्मा ने अपना चश्मा दुरुस्त करते हुए से घूरा। दादी अम्मा, मैं इस वक्त बहुत सीरियस हूँ, अगर बाबा ने मेरा फैसला न माना तो मैं ज़रूर ऐसा करूँगा। कहियानशाह गिलानी कमरे में चक्कर लगाता इसे मुखातिब था। बेटा, तुम मेरे कंधे पर बंदूक रख के क्यों चलाना चाहते हो? दादी अम्मा इसके जारहाना अंदाज पर डर गई। ठीक है, मेरी कोई ना सुने, फिर मैं बंदूक अपने कंधे पर रखकर चलाऊंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अगर आप सबकी यही मर्जी है तो फिर ठीक है, अब जो मेरी मर्जी होगी वही करूँगा। एक नज़र वही दादी माँ पर डालता दरवाजे को पाँव से ठोकर मारता बाहर चला गया। आमना बेगम का दिल किसी पत्ते की मानिद लरज़ उठा। आती होगी कचोरी तो सीना जोरी, कोई मानता नहीं। वह तो चलो जी खुदकुशी करांगा, इधर ले आ बंदूक, मैंने तेन फैर मारा। 2-4 रोज़ तक सब लोग घर वालों के दरमियान खिचड़ी पकती रही। 5वें रोज़ आमना बेगम ने घर के सब लोगों को अपने कमरे में बुलाया। दोनों बेटे, दोनों बहुएं, पोते पोतियाँ इनके कमरे में मौजूद थे। इन्होंने तायराना नज़र पूरे कमरे पर डाली। बाकी सबके चेहरों पर इश्तियाक की तहरीर साफ नजर आ रही थी, जबकि कहियानशाह गिलानी बहुत उलझा हुआ लग रहा था। रहमान बेटा, मैं समील के बारे में तुमसे बात करना चाहती हूँ। इस वक्त 3 रिश्ते इसके लिए आए हुए हैं। पहले नंबर पर डॉक्टर हैदर बुखारी का रिश्ता है। वो लड़का वाकई बहुत अच्छा है, तुम सब लोगों का झुकाव इस तरफ है, फैमिली भी अच्छी है। मैंने खुद समील बेटे की राय इसके बारे में मस्बत देखी है। फिर सलमान ने इसे अपनी बहू बनाने की ख्वाहिश जाहिर की और शाहजहान का रिश्ता तुम्हारे सामने रखा। शाहजहान भी माशाल्लाह लाखों में एक है, मगर इनकी जोड़ी जचती नहीं। दोनों में साल 6 माह का फ़र्क है। और मेरे ख्याल में शाहजहान ने बाप की हालत के पेश नज़र अपना इंदिया जाहिर किया, वरना वो समील को बहनों की तरह चाहता है। एक हफ्ते पहले कोहियान ने खुद अपने बाप से समील से शादी पर अपनी रजामंदी जाहिर की, मगर इसके बाप ने खामोशी इख्तियार कर ली। इस बारे में वो कई दफ़ा मुझसे बात कर चुका है। शैतान के बहकावे में आकर इंसान रास्ता भटक जाता है और अपने घर के रास्ते तक भूल जाता है। अगर सुबह का भूला शाम को वापस लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते, वे छितर मार दे सीधा। तुम सब लोग इस वक्त मौजूद हो, अगर मैं कोई फैसला करूँ तो तुम लोगों का इतराज़ तो नहीं होगा? आमना बेगम ने बड़ी आस से बेटों की तरफ देखा। अम्मा, अल्लाह ताला आपका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। आप जो भी फैसला करेंगी वो हमें कबूल होगा। रहमान शाह गिलानी के जवाब पर सबने इनकी तायद की, जबकि समील अपनी जगह पर पहलू बदल कर रहेगी। तो बेटा, मैंने बड़ी सोच विचार के बाद फैसला किया कि समील बेटी का रिश्ता कोहियान बेटे से होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों के लिए मुनासिब है। आमना बेगम की बात पर कोहियान शाह गिलानी के चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल उठा और इसके खुले चेहरे को देखकर सब अपनी अपनी जगह मुतमिन हो गए। अलबत्ता समील शाह गिलानी की सबज शफाफ आंखों से कई कतरे मोतियों के गिरकर इसके दामन में जज़ब हो गए। समील बेटा, तुम्हें कोई एतराज़ है? इन्होंने अपने करीब बैठी पोती की तरफ देखा। नहीं दादी अम्मा, वो सर झुका कर रह गई। समील शाह गिलानी, अगर तुम्हें मेरी चाहत का 1% भी अंदाज़ा हो जाए तो तुम अपनी किस्मत पर रश करने लगोगी। ये तो शायद कोहियान शाह खुद भी नहीं जानता वो तुम्हें कितना चाहता है। तुम तो शायद अज़ल से मेरे अंदर विराजमान थी, जिसे वक्त की धूल ने धुंधला दिया, और जब ये गर्द छटी तो तुम एक शफाफ झरने की मानद मेरे अंदर बहने लगी।
जिसकी ठंडक मेरे एक एक अज़ा को सुकून बख्शती है। समील के चेहरे पर नज़र जमाए वो सोचे जा रहा था। मेरे भाई वापस आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। अहमद ने इसके आगे हाथ लहराते हुए कहा तो वो खसियाकर हंस दिया, जबकि बाकी सब लोगों के बेसाख्ता कहकों से कमरा गूंज उठा। सब लोग बहुत खुश थे। मुबारक सलामत का शोर था। दादी अम्मा ने कई मन मिठाई मंगवा कर गरीबों में तकसीम की और कहियान के स्टार पर शादी की डेट अगले संडे की रख दी। इस एमरजेंसी की शादी ने सबके हाथ पांव फुला दिए। काम हज़ारों थे और वक्त कम। कोयांचा गिलानी हवाओं में महज परवास था। वो अपने मालिक का जितना भी शुक्र अदा करता कम था, जिसने इसे सच्ची खुशियों से हमकिनार कर दिया था। शादी की खबर सुनते शहरीन, वलीद, फुप्पो, अमल और रेहान भाई, अमल के शौहर, सब शाल आज की रौनकों को दोबाला करने चले गए। ग्रीनलैंड में रोशनियों की एक जहान बाद था। दादी अम्मा समेत सब लोग ग्रीनलैंड में मौजूद थे। सलमान शाह गिलानी, रहमान शाह गिलानी भी खुशियों भरे इन लम्हात को मुकम्मल इंजॉय कर रहे थे, जबकि समील गिलानी अपने बेडरूम में लेटी आंसू की बरसात में भीगी जा रही थी। मेरे मालिक में इतनी बेबस क्यों? अपने बड़ों के फैसले से इनहराफ की जरूरत नहीं है मुझ में। क्या मैं अपनी अना खुददारी का गला घोंट कर एक बेदर्द इंसान की ज़िंदगी में शामिल हो जाऊँ जिसके नज़दीक मेरी कोई हैसियत नहीं? इसकी नज़रों में एक लाउबाली और इमेच्योर लड़की हूँ। अपने बाप की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल तो करेगा, मगर वो मुकाम कभी भी नहीं देगा जो एक मनचाही शरीक हयात को मिलना चाहिए। वैसे भी दिल पर किसी का जोर नहीं चलता, ये एक बार ही किसी को दिया जाता है। इसके बाद तो ये खाली पिंजरे की तरह वीरान हो जाता है, जहाँ एक दूसरा पंछी आ भी जाए तो पहले की जगह हासिल नहीं कर सकता। इसने वॉल क्लॉक पर नज़र डाली। रात के 12 बज रहे थे। इसने अपने बेडरूम की खिड़की का पर्दा सरकाया जो ग्रीनलैंड में खिलती थी। वहाँ तो रंगों का एक जहान आबाद था। हर चेहरा खुशी से खिला जा रहा था। शहरीन ढोलक बजा रही थी, बाकी सब इसके इर्द गिर्द मौजूद थी। कहियानशा का खूबसूरत चेहरा चांद की तरह जगमगा रहा था। सब बहुत खुश थे। सब बहुत खुश हैं। मेरे अंदर उतरते अंधेरों और सुनाटों का किसी को एहसास नहीं। समील शाह गिलानी, तुम इतनी बेमोल होगी कि किसी ने पलट कर तुम्हारी खबर ना ली कि तुम कहाँ हो। आंखों के आगे आंसुओं की दबेस तह जम गई और बाहर का मंजर धुंधला गया। हर कोई खुशी खुशी शादी की तैयारी में मसरूफ था। रोजाना बाजार के कई चक्कर लगते, धड़ाधड़ शॉपिंग हो रही थी। अरीशा गिलानी भी दुबई से अपने बच्चों के साथ आ पहुंची। सब लोग सलमान शाह गिलानी के घर जमा थे। वैसे गलत होया, समील गिलानी एडी आसानी ना नहीं माफ़ करना, तो उनका फड़ के सीधा ब्याह ही कर देता फड़ के। आज कहियान शाह गिलानी की शादी थी और शाल आज की सजावट देखने के लायक थे। पूरा शाल आज रंगों और रोशनी से जगमगा उठा था। ग्रीनलैंड तो बका नूर बना हुआ था। वहाँ पर दुल्हा दुल्हन के लिए गोल्डन और रेड स्टेज बनाया गया था। ऑर्केस्ट्रा पर धीमे सुरों में बजती धुन माहौल को खूबसूरती में इजाफा कर रही थी। मुल्क की माहिर ब्यूटिशियन समील गिलानी शाह गिलानी को संवारने में मसरूफ़ थी। दूसरी जानिब कहियान शाह गिलानी अपने दोस्तों और कज़न्स के दरमियान ग्रे कलर के 3 पीस सूट में मलबूस गले में रेड गुलाब के फूलों का हार डाले अपने वजीज सरापे समेत पूर्वकार अंदाज में चलता समील गिलानी के करीब चल आया। इस शानदार कपल के लिए सब नज़रों में सताइश थी। कहियान शाह गिलानी ने समील गिलानी का नाजुक हाथ अपने मजबूत हाथों की गिरफ्त में लिया और दोनों एक साथ स्टेज पर चढ़ने लगे। कहियान शाह गिलानी अपने आप को हवा में उड़ता महसूस कर रहा था। मंजिल इतनी आसानी से मिल जाएगी तो इसको वहम गुमान में भी ना था। दोनों के सोफे पर बैठे कैमरे अलर्ट हो गए। समील की कज़न, इसकी दोस्त, कहियान शाह के दोस्त कज़न इनके इर्द गिर्द मौजूद थे। मुख्तलिफ रस्में अदा की जा रही थी। जब तकरीब अपने अख्ताम को पहुंची तो समील को हुजला रूसी में पहुंचा दिया गया। कमरे की बहुत खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। वो बहुत थक गई थी। शहरीन इसको गाँव तकिए के सहारे बिठा के इसने गर्दन सीधी करके कमरे का जायज़ा लिया। बेडरूम को सजावट देखने लायक थी। आज तो कहियान शाह गिलानी के बेडरूम की छत भी नहीं डाली थी। कहियान की रवैये से वो बहुत रिलैक्स हो गई थी। अपनी चाहत पा लेने का एहसास इसको सरशार कर गया। इसने दरवाजे से टेक लगाकर कमरे का भरपूर नज़रों से जायज़ा लिया और नज़रें मुस्कुराती हुई समील गिलानी पर टिक गई। कुदरत का तख्लीक किया हुआ हसीन तरीन शाहकार अब इसकी दस्तरस में था। वो नज़रें झुकाए किसी परस्तान की शहज़ादी लग रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता इसकी तरफ बढ़ रहा था। दिल हज़ारों उमंगों और चाहतों से भरा हुआ था। ये तो इसके करीब आकर रुक गया। समील गिलानी का झुका हुआ सर कुछ और झुक गया। कहियान शाह के लबों पर एक शरीर सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। पागलमन शरारत पर आमादा हुआ। इन्हें कोई चवल वड़नी है थे, मेरे को लखवा लो। बस समील, मैं आखिरी बार तुम्हें तंग करके इन खूबसूरत सबस आंखों में सहमा हुआ एहसास देखना चाहता हूँ और ये चंद अनमोल मोती जो इस चेहरे पर आकर ज़्यादा अनमोल हो जाएंगे। समील शाह गिलानी, आपके चेहरे की फातिहाना मुस्कुराहट इस बात की कमाल है कि आप कैप्टन कहियान शाह गिलानी को पाने के एहसास से सरशार है, मगर ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्या आप मेरे नाम के मानी जानती हैं? गहरी नज़रें इसके वजूद से टकाए हुए इससे मुखातिब था। समील ने झुका हुआ सर ऊपर उठाया, हैरान नज़रों से कहियान शाह की तरफ देखा। इस वक्त कहियान शाह की नज़र में बला की काटती है। देखिए मैं तन क्या सी इन्हें कुछ चवल मारनी है, एनू छितना दी कमी है, बस एनू इज्जत नहीं, रास एनू कुड़ी नहीं मिलनी चाहिए सी। ओहो, BSc में बकौल बाबा ज़माने भर की ज़हीन लड़की मेरे नाम की मानी नहीं जानती। वो अपने कदमों पर घूमकर दोबारा इसकी तरफ मतवज्जा था। ये पागलों की तरह दीदे फाड़े मेरी तरफ क्या देख रही हैं? मोहतरमा, मेरे नाम का मतलब है ज़माना, कायनात, और कायनात को फ़तह करना तुम जैसी लड़की के बस का रोग नहीं।
वो कमरे में इधर उधर टहलता लफड़ों के तीरों से छलनी कर रहा था। समील शाह ने डुबडुबाई नजरों से सफाक शख्स की तरफ देखा। ये किस शख्स के आगे आंसू बहाने चली हो? दिल की सतह पर इसने अपने सारे आंसू अपने अंदर जज़ब कर लिए। फिर इसकी नज़रों में नज़र डालकर बड़े निडर अंदाज में बात शुरू की। खुशफहमी की भी हद होती है मिस्टर शाह। ये किसने कहा आपसे कि मैं आपको पाने की तमन्नाई थी? आखिर आप में था ही क्या जो मैं आपको पाने की आरजू करती? आपके तमाम जज्बे, आपकी तमाम चाहते और मोहब्बतें तो न जाने कब की किसी पर बरस चुकी हैं और आपके दिल की ज़मीन वीरान हो चुकी थी। और समील शाह गिलानी इतनी पागल नहीं कि बंजर ज़मीन पर सब्ज़ा उगाने की कोशिश करे। वो गुस्से से बेड से खड़ी होकर इसके करीब चली आई। काहियान शाह ने बड़ी चाहत से अपनी नई नवेली दुल्हन की तरफ देखा। गुस्से ने इसके रूप को दुबाला कर दिया था। सॉरी डियर समी, मैं तो मजाक कर रहा था। इसके खूबसूरत हनाई हाथों को अपने पुरहिद्दत हाथों में लेता हुआ मुस्कुरा दिया। मजाक करना तो दुनिया अफंदी से जाकर कीजिए जिस पर आपको हक हासिल है। प्लीज़ मेरे साथ ये ढोंग रचाने की कोशिश मत करें। इसके हाथ छटकती वो परे हट गई। प्लीज़ समीर, मुझे समझने की कोशिश करो। तुम गलत समझ रही हो। हम अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करें और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों पूरी सच्चाई और दयानतदारी से इस मुकद्दस बंधन की इब्तिदा करें और आज के बाद दुरिया फंदी का नाम हमारे दरमियान नहीं आना चाहिए। कहियान शाह ने पूरे खलूस से समील की रानी को समझाने की कोशिश की। जेड़े तो करतूत कर चुके ना, तेरे खलूस की कोई वैल्यू नहीं है। वो चंगा कितना इतना समील, आपके और मेरे दरमियान है ही क्या सवाए दुरिया फंदी के? इसकी काटदार नज़रें कैप्टन कहियान शाह को शर्मिंदगी के साथ साथ गुस्सा दिला गई। तुम हद से बढ़ी हो समील, मैंने पूरे खलूस के साथ तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाया। टाई की नॉट ढीली करता वो सोफे पर बैठ गया। तू गुस्सा था वाला ना, आखिरी दफ़ा वो चंगा है तेरे ना। खलूस, ये झांसा आप किसी और को दीजिएगा मिस्टर। अपने दुपट्टे से पिन्ने निकालती वो ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ाई। फिर वॉशरूम का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। वो कितनी देर अपने आप को समझाने की कोशिश करती रही। आंखों से ना ख़त्म होने वाली बरसात का सिलसिला शुरू हो चुका था। तो कहियान शाह, तुमने तायब्बू की ज़िंदगी बचाने के लिए इनकी ख्वाहिश का एहतराम किया। किसी ने सच कहा है कि इंसान चाहे मर्द हो या औरत अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भुला सकता। वक्त ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की। तुम अपनी मोहब्बत ना पा सके और समील गिलानी तुम्हारे साथ वक्त ने बहुत बड़ा मजाक किया कि तुम अपनी चाहत हासिल करके भी दही दाम आओ। दिमाग की सोच पर वो ठंडी आ भरकर रह गई। शावर को खोल दिया। अपने जलते दिमाग और दिल को ठंडा करने की कोशिश करती रही। पता नहीं कितनी देर वो शावर वॉशरूम में रही। अपने गीले बालों को टॉवल में लपेटे दोबारा कमरे में आई तो कहियान हाथ में मैगजीन लिए सोफे पर बैठा इसकी वरकरदानी कर रहा था। वो इसकी मौजूदगी को नज़रअंदाज करती हुई ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। कहियान ने एक नज़र लापरवाही से ब्रश करती समील शाह पर डाली और मजबूत चाल चलता हुआ इसके पीछे आ खड़ा बन। ड्रेसिंग टेबल के कदम आईने में दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिली तो एक की आंखों में चाहत और शौकी थी जबकि दूसरी तरफ बेगानगी और बेजारी थी। जोड़ी ज़बरदस्त है। इसके शोल्डर अपने दोनों हाथों से थामता हुआ झुककर सरगोशी से बोला, प्लीज़ हट जाएं। आप ऐसा करके मुझे ये एहसास क्यों दिलाना चाहते कि मैं बेबस हूँ? हालांकि ऐसा नहीं है। मैं ऐसी लड़की नहीं कि हालात से हार मानकर किसी से रहम की भीख मांगूँ। वो एक झटके से उठ गई। प्लीज़ सिमी, इतनी कठोर मत बनो। मैं तुमसे माफ़ी मांग चुका हूँ। कुछ देर पहले जो मैंने कहा वो सब मजाक था। तुम बाबा का ही ख्याल कर लो। इस वक्त इसके चेहरे पर मायूसी का साया लहरा गया। ओहो, मैं भी हैरान थी कि आखिर इतनी माफ़ी तलाफ़ी की ज़रूरत क्यों पेश आई। आप बेफ़िक्र हैं मिस्टर शाह। तायब्बू को तो आपके और मेरे दरमियान के मामलात की हवा भी नहीं लगेगी। आपसे पढ़कर मुझे तायब्बू से प्यार है। जुर्म आपने किया था, मुजरिम अपने आप को मैं समझती थी। इनके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। अगर इनके कहने पर जब हामी भरी है तो सारी ज़िंदगी इस बंधन को निभाने की कोशिश करूँगी। उम्मीद है आप मेरी बात समझ के होंगे। बहुत रात हो गई, प्लीज़ मैं आराम करूँगी। और कहियान शाह गिलानी को यूँ महसूस हुआ जैसे समील गिलानी ने इसके मुँह पर तमाचा मारा हो। बेटा तू काबली है दसी, तू यही डिज़र्व कर दसी। बर्दाश्त की भी हद होती है स्टूपिड गर्ल। अगर तुमने ज़्यादा बकवास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम ये नहीं जानती कि कहियान शाह जिस चीज़ की तमन्ना करते से पाकर रहता है। इसकी सर्द निगाहों में पता नहीं कैसा खौफनाक तासुर था जो समील गिलानी को अंदर तक लर्जा गया। अब दीदे फड़े क्या देख तक रही हो? दफ़ा हो जाओ, मुझे रास्ता दो। वो इसे धक्का देता अपना नाइट ड्रेस लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया और बेड पर लेटी समील गिलानी ने अपना तकिया आंसू की बरसात में भिगो डाला। वो दुश्मने जा कब कमरे में ऐसे कुछ खबर ना हुई। सुबह 11 बजे इसकी आँख खुली तो वह शर्मिंदा सी हो गई। पूरा कमरा रोशनी से जगमगा रहा था। पर्दे हटाकर लॉन में खिलने वाली खिड़कियाँ खोल दी। पूरा कमरा गुलाब के फूलों की खुशबू से महक रहा था। इसने मुंदी मुंदी आंखों से कमरे का जायजा लिया। आज का ताज़ा अखबार हाथ में लिए वो फ्रेश सा सोफे पर टांग धरे मताले में मसरूफ़ था। तो देखो एक चोरी तो सीना जोरी, तू काला मजाक देना तो चंगी हुई ना। वो तो फिर तड़फता पे ही आप ही। वो उठी, अपने बिखरे बालों को जुड़े की शक्ल में लपेटा, साइड पर पड़ा दुपट्टा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो दुपट्टे पर रेड वेलवेट का केस पड़ा था। इसे अच्छी तरह याद था कि इसने अपनी तमाम ज्वेलरी उतार कर डब्बों में बंद करके ड्रेसिंग रूम में रखी थी। फिर ये कैसी? दिमाग एकदम उलझ के दरवाज़ा नॉक हुआ और मुस्कुराती हुई शामीन अंदर दाखिल हुई। शुक्र है मैडम बेदार तो हुई। एक चक्कर पहले भी लगा चुकी मगर आपके शौहर नामदार ने जगारे से मना कर दिया। वो धम से समील के करीब बैठ गई और चारों तरफ देखते हुए कमरे का जायजा लिया। हानी भाई कमाल है, आज आप आज भी अखबार पढ़ रहे हैं? आज भी पर जोर देते हुए शरारत से हंसी। जी जनाब, पहले ही मोहतरमा ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही थी। खुदा खुदा करके जाके तो कबाब में हड्डी बनकर आप नाजिल हो गए। अब भला ये गरीब बंदा
अखबार न पढ़े तो और क्या करे। कहियान के जवाब पर तीनों का बेसाख्ता कहका कमरे में गूंज उठा। एहसास होने पर समील की हंसी को एकदम ब्रेक लग गया। अरे समील, ये कौन सा सेट है? डब्बा खोलते हुए शामीन ने इसकी तरफ देखा। वाह, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल। ये हानी भाई ने तुम्हें रोनमाई में दिया है? बड़े चालाक है, इसकी तो हम लोगों को हवा तक नहीं लगने दी। हाँ, जिसकी चीज़ थी हवा भी इसको लगनी थी, क्यों मिसेस कहियान? इसने मुस्कुराकर समील की तरफ देखा और सर झुकाकर मुस्कुरा दी। अच्छा जी, मैं नीचे जा रही हूँ, आप दोनों फटाफट रेडी हो जाएं, क्योंकि नाश्ता आपका मुंतज़िर है और मेरी तरफ से आप दोनों को ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू करने की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। वो जाते जाते इन्हें शादी की मुबारकबाद देगी। थैंक यू। कहियान ने मुस्कुराकर बहन की तरफ देखा। मोहतरमा, अगर नागवार खातिर ना हो तो तैयार हो जाए, नीचे हमारा इंतज़ार हो रहा है। और हाँ, सूट ऐसा मुंतखब करना जो इस सेट के साथ मैच करता हो, ताकि अपनी रौनमाई सबको दिखा सको। लबों पर तंजिया मुस्कुराहट सजाए हुए उससे मुखातिब था। फ़ोन कलर के चूड़ीदार पजामे और खूबसूरत काम वाले कमीज़ दुपट्टे के साथ जब वो तैयार हुई तो एक लम्हे के लिए कहियान शाह मबहूत रह गया। इसने सेट निकाल कर पहना और परफ्यूम स्प्रे करने लगी। इसने ड्रेसिंग टेबल में अपना जायज़ा लिया, मुतमिन हो गई, इसके करीब चली। मैं तैयार हूँ, चले? नज़रें झुकाए वो आहिस्ता से बोली। दोनों एक साथ सीढ़ियाँ तय करने लगे तो कहियान ने इसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। वो हाथ छुड़ाना चाहती मगर सामने सब लोग टेबल के गिर्द मौजूद थे और इनकी नज़रें इन दोनों पर मरकूज़ थी। सबको अपनी तरफ देखता पाकर वो ब्लश होगी। गहरी मुस्कुराहट ने कहियान शाह के लबों का हाथ किया। अस्सलाम वालेकुम। दोनों ने सलाम किया तो सब बड़ों ने ढेरों दुआओं से नवाजा। इनके आते सब लोग नाश्ते में मसरूफ़ हो गए। बहुत ही खुशगवार माहौल में नाश्ते का इख्तिताम हुआ। नाश्ते के बाद वो अपने बेडरूम में वापस आके वो सर झुकाए बैठी थी कि वो भी आ गया। कोई ज़रूरत नहीं इतनी अदाकारी करने की, वो मेरे माँ बाप हैं और तुमसे बढ़कर वो मुझे अजीज़ हैं। तुम क्या समझती हो इनकी नज़रों में अच्छी बनकर मेरे दिल में जगह हासिल कर लोगी? वो एकदम ही पटरी से उतर गया। आ देखिए, इनू चितरां दी कमी है, इनू होर कोई कमी नहीं है। समील कलाम, मुझे मालूम है तुम्हारे दिल में डॉक्टर हैदर बसा था। ये तो चचा जान ने बाबा का दिल रखने के लिए मेरे लिए हामी भर ली, वरना तो रिश्ता हैदर के साथ पक्का था। तुम्हारी आंखों में डॉक्टर हैदर की याद के आंसू देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि तुम इसे कितना चाहती हो। सुरख अंगारा आंखें इसके वजूद पर टकाए वो बोलता गया। देखिए, इनू ना यार, मैं हुन की कमा, मेरे ना अल्फाज भी इसको ना लानते फटकारे डालने वाले ख़त्म हो गए। लख दी लानत है वैसे तेरे ते ना कहियान शाह। हाले यही सी जो रिश्ता पक्का होने कहता सी कि मुझे एक दफ़ा मिल जाओ तो अपने होने तो ये शक करोगी तो ये रश्क करोगी, जो भी करोगी तो हुन अदी हरकतां देख लो, कमीन की देख लो अदी। स्टॉप इट कहियान शाह, मुझ पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने गिरबान में झांक कर देखिए, जहाँ हज़ारों छेद हैं। अपने कोलो फेल की खुद जिम्मेदार हूँ मैं। आप कौन होते मेरी ज़ात को निशाना बनाने वाले? कई आंसू एक साथ गालों पर लुढ़क आए। अब तुम मेरी मलकी हो, तो मैं जिस तरह चाहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। ये हार श्रृंगार का शौक़ ख़त्म कर दो। मुझे ये सब खुराफात बिल्कुल पसंद नहीं। एक नज़र बनी सबरी समील पर डालता हुआ बेड पर दराज हो गया। मेरे सर में दर्द है, तुम ड्रेसिंग रूम में चली जाओ, यहाँ रहोगी तो तुम्हारी शक्ल देखकर दर्द में इजाफा होगा। इसकी बातें समील गिलानी को ज़िल्लतों के पाताल में उतार रही थी। कहियान शाह, तुम क्या जानो किसने किसको किस तरह चाहा है। दूसरे दिन वलीमा था जो बखूबी अंजाम पाया। ये शादी हर लिहाज से शानदार रही। हर किसी की ज़ुबान पर इसके चर्चे थे। बस दूल्हा ही गंदा अंडा निकले, बाकी तो सारा कुछ बहुत शानदार रहा। सब घर वाले बेइंतहा खुश थे। शादी को 15 दिन गुजर गए। सलमान शाह गिलानी इनके हनीमून के लिए पेरिस के टिकट ले और कहियान शाह के हाथों में पकड़ा दिए। जानू, जाओ ऐश करो। नहीं बाबा, हम लोग कहीं नहीं जा रहे। इस वक्त तो बहुत सीरियस था। मगर क्यों? सलमान शाह ने हैरत से पूछा। बाबा, एक तो मेरी छुट्टियां बहुत कम रहेगी, दूसरे ये दिन मैं आप लोगों के पास रहकर गुजारना चाहता हूँ। प्लीज़ बाबा, खफा मत होइएगा। अपना सर इनके शाने पर टकाता वो ठंडी सांस भर कर रह गया। इन्होंने बेटे की तरफ देखा। थका थका सा, उदास और उचड़ा हुआ लग रहा था। दिल को कुछ होने लगा। जानू, तुम ठीक तो हो ना? इसे अपने साथ लगाते इन्होंने कई बूसे ले डाले। ए लो, एक तो बाप बेटे की मोहब्बत पहली बारी देखी मैं, एडी आशिकाना तो दिल बनाना। जी बाबा, बिल्कुल ठीक, बस आप मुझे खुद से दूर मत करें। इस वक्त तो एक छोटा बच्चा लग रहा था जो वालिदैन के बिछड़ जाने के ख्याल से खौफज़दा हो जाता है। समील कहाँ है? इन्होंने पूछा तो वो सरनफी में हिलाकर रह गए। इस वक्त तो बहुत डिस्टर्ब लग रहा था। इसकी हालत देखकर सलमान शाह गिलानी खामोश हो गए। दिन एक एक करके गुजर रहे थे। दोनों अपनी अपनी जगह पर डटे हुए थे। समील गिलानी की चुप ने कहियान शाह के दिल में पड़े शक को मज़ीद तक़वियत दी। डॉक्टर हैदर बुखारी वाले मामले में इसने अपनी सफाई में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा और कहियान गिलानी को भी यकीन हो गया कि वो इसे पसंद करती थी। देखिए, कन्ना दा कच्चा बगैरत आदमी। और जब वो ये सब सोचता तो दिल पछतावों की जद में आ जाता। कहियान शाह, जो लोग अपने माँ बाप का दिल तोड़ते हैं, अपनी रवायात से बगावत करते हैं, इनका अंजाम तुम्हारे जैसा होता है। बाबा का इस्रार था कि समील को अपने साथ कोयटा ले जाओ। नहीं बाबा, अभी मैं किस तरह लेके जा सकता हूँ? रहाइश का मसला होगा। कोई मसला नहीं है, मैंने कैप्टन हारिस से बात कर लिया। वो लंबी छुट्टी लेकर अपने घर खारियाँ जा रहा है। इसका घर खाली है, तुम लोग जाओ, फिर इधर जाकर अपनी रहाइश का बंदोबस्त कर लेना। इन्होंने तो बात ही ख़त्म कर दी। बहुत झंझलाया। वह अपने कमरे में दाखिल हुआ। जूते उतार कर हवा में उछाल दिए, शर्ट के बटन खोल दिए, डीप फ्रीज़र से ठंडे पानी की बोतल निकाल कर एक ही सांस में खाली करके
खाली बोतल को बाहर उछाल दिया, टेबल पर तरतीब से रखी किताबों को उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। कपड़े प्रेस करती समील के हाथ रुक गए, कपड़ों को प्रेस करके हैंग करके बेड पर रखा हुआ था। इसने एक हाथ से तमाम कपड़ों का गोला बनाया और सोफे पर उछाल दिया। बात तू ही कर, तू करेगा ना उठ के, डंगर जमाने का। इतना को मुझे ना ये हीरो ज़हर लग रहा ना अभी। ब्लैक पैंट के पांचे ऊपर चढ़े हुए थे, बाजू और सामने की शर्ट के तमाम बटन खुले हुए थे। पहला फौजी है जिड़े ते मैनू जिड़ा मेरे को गाला खा रहा। टाई एक तरफ लटक रही थी, दोनों हाथ बालों में फंसाए इधर उधर टहल रहा था। सुरख अंगारा आंखें इसके अंदरूनी करब की गुमास थी। समील गिलानी सब देख रही थी मगर पूछने की हिम्मत न हुई, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी यहाँ बात करना अपनी शामत बुलवाना है। जब से शादी हुई थी वैसे मैं ज़ाहिर कई बार देख चुकी थी। आखिरकार थक हार कर वो बेड पर टिक गया। परसों तैयार है ना, तुम मेरे साथ कोयटा चल रही हो। इसकी गंभीर आवाज़ ने कमरे के सकूत को तोड़ा। मैं? मगर क्यों? मैं नहीं जाऊँगी। इसने अटकते हुए अपनी बात मुकम्मल की। तुम जाओ भाड़ में, जब से आई हो ज़िंदगी अजाब बना कर रखती है। इधर का हुक्म है कि लाडली को कोयटा लेकर जाओ। वो दोनों कोयटा जाने के लिए तैयार थे। सब लोग गेटवे के सामने खड़े थे। ड्राइवर डिग्गी में सामान रख रहा था। सलमान शाह गिलानी बड़ी गहराई से दोनों का जायज़ा ले रहे थे। लाइट ब्राउन सिंपल से सूट में हर किस्म के मेकअप से बेनियाज, कान और गले में डायमंड के टॉप्स और चेन डाले, थकी थकी समील गिलानी की आंखों में उदासी का रंग नुमाया था। फिर इनकी नज़रें कहियान शाह पर टिक गई। वाइट कलर के कुर्ते शलवार में इसका लंबा कद कुछ और बड़ा लग रहा था। वो पहले से बहुत दुबला हो गया था। इसकी आंखों के गिर्द पड़े हल्के इसकी रात रात भर की शब्बेदारी के गमास थे। इनका दिल दुख से भर गया। शादी पर तो फूल की तरह खिला हुआ था, फिर इसके अंदर ख़जाने क्यों डेरे डाल लिए? कहीं समील के साथ ज़बरदस्ती तो नहीं हुई जिसकी वजह से दोनों की हालत हो गई है? हुन बड़ी छेती की हाल आ गया थानू सलमान शाह। एक वो सलमान शाह सी अर्तगल वाला तो एक है सलमान शाह। सॉरी पापा, पता नहीं कल मैं क्यों जज्बाती हो गया था। प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। कहियान गिलानी की आवाज़ ने की सोचों का तो सिलसिला तोड़ा। वो पहले बाबा से मिला, फिर चचा की तरफ बढ़ गया। रहमान गिलानी सलमान से पढ़कर कहियान को चाहते थे। अच्छा चचा जान, अल्लाह हाफिज़। वो इनसे लिपटा प्यार वसूल कर रहा था। वो तो इन्हें वैसे भी अहमर की तरह प्यारा था, अब दामाद बनकर और अजीज़ हो गया। बेटा समील का ख्याल रखना। वो उदास हो गए। अरे चचा जान, आप अभी से उदास हो गए? समील का ख्याल मुझसे बढ़कर कौन रख सकता है? अब तो मोहतरमा मेरी वाइफ का ओहदा हासिल कर चुकी हैं। आप बिल्कुल फिक्र ना करें और जब दिल चाहे आकर मिल जाए। आंखों में शोखी थी, लबों पर मुस्कुराहट, लेकिन अंदाज लफ्ज़ों का साथ नहीं दे रहा था। सलमान शाह गिलानी बेटे की एक हरकत को नोट कर रहे थे। वो बारी बारी सबसे मिलता सलमान शाह के पास आया। बाबा और अम्मी कोयटा ज़रूर आइएगा, और मिस्टर आप भी। इसने मुस्कुराकर शाहजान के कंधे पर हाथ रखा। नहीं बेटा, अभी तो मुझे फुर्सत बिल्कुल नहीं। तुम लोग खैरियत से जाओ, कुछ दिन आज़ादी से घूमो फिरो, अपनी लाइफ एंजॉय करो। समील भी बारी बारी सबसे मिलकर गाड़ी की तरफ चली आई, क्योंकि वो ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। इसके बैठते गाड़ी चल पड़ी। पता नहीं आंखें क्यों बार बार भीग रही थी। वो लब फेंचे खामोशी से ड्राइव कर रहा था। वो लोग कोयटा पहुंचे तो रात हो चुकी थी और सर्दी काफ़ी बढ़ गई थी। कहियान ने बैग से कोट निकाल कर पहन लिया, जबकि वो सिर्फ दुपट्टे में थी। इसकी आमद पर चौकीदार ने गेट खोला। हूँ कहियान अन्ना हो गया। कहियान कुछ नज़र नहीं आ रहा। छोटा सा खूबसूरत बंगला चारों तरफ से फूलों से ढका हुआ था। वो कहियान के पीछे पीछे चली आई। कहियान गिलानी ने अपने हाथों में पकड़ा सामान कमरे में रखा और दोबारा बाहर चला गया ताकि डिग्गी में मौजूद बाकी सामान ले आए। समील गिलानी ने तनकीदी नज़रों से कमरे का जायज़ा लिया। बेडरूम काफ़ी कुशादा था। कमरे की डेकोरेशन बहुत सादगी और खूबसूरती से की गई थी। बेडरूम के वस्त में लगा हुआ फनूस अपनी पूरी सनानाइयों के साथ जगमगा रहा था। बेड कवर से लेकर कारपेट तक वाइट और स्काई कलर हर जगह नुमाया था। वो जायज़ा लेने में इस कदर मुनहमिक थी कि इसे कहियान शाह के आने की भी खबर ना हुई। पता नहीं किसके ख्यालों में गुम हो। सारा सामान बिखरा पड़ा, इसको जगह पर रखो। जूते उतारता हुआ इसे मुखातिब था। इसके अंदाज पर गुस्सा तो समील गिलानी को बहुत आया, मगर इस वक्त बहुत थक गई थी। इससे मज़ीद बदमज़गी के ख्याल से चुप रही। सामान रख कर आई तो एक और ऑर्डर इसका मुंतज़िर था। बहुत थकावट होगी, कॉफ़ी बना कर लाओ। बेनियादी से कहता हुआ बेड पर दराज हो गया। वो चुपचाप किचन में चली गई। वापस आई तो वो गहरी नींद में था। कॉफ़ी की प्याली इसने स्टूल पर रखी और सोचने लगी कि किस तरह जगाए। वो हैरान थी कि इतनी जल्दी कैसे सो गया। शायद थकावट की वजह से जल्द नींद आ गई। बेड के करीब खड़ी वो होंठ काट रही थी। समझ भी नहीं आ रहा था क्या करे। इससे पहले इस तरह का इत्तेफाक नहीं हुआ था। इसकी नज़र सामने रखे गिटार पर पड़ी। वो गिटार उठा लाई। वो गिटार हमेशा से बहुत अच्छा बजा रही थी। कहियान को जगाने का इससे बेहतर कोई तरीका समझ में ना आया। लो उन गाने गा के सुनाए और जगाएगी उन्होंने। वो गिटार उठाकर बजाने लगी। कहियान शाह आंखें मलता हड़बड़ाकर उठ बैठा। पहले तो कुछ समझ में ना आया कि कैसी आवाज़ है। इसके उठते ही समील ने गिटार एक तरफ रख दिया। ये आधी रात को मरासियों वाले शौक कहीं और जाकर पूरे करो। वो एकदम थाड़ा। वो मैं कॉफ़ी लेकर आई थी, आप सो रहे थे। इसकी धाड़ ने समील गिलानी को सहमा दिया। बहुत खूब सो रहा था। मर तो नहीं गया था जो तुमने सूर्य इस तरह फील फूंकना शुरू कर दिया। इसके हाथ से कॉफ़ी लेता वो बददस्तूर बड़बड़ा रहा था। वो अपना कप उठाती सोफे पर बैठकर कॉफ़ी पीने लगी। कहियान शाह ने देखा उदासी ने इसकी ज़ात का गहराव कर रखा था। वो चंद दिनों में किसी कली की तरह मुरझा गई थी। चेहरा बहुत जर्द हो रहा था। इसकी हालत देखकर इसके दिल को कुछ होने लगा। समील, वो बेख्तियार पुकार बैठा। जी। वो कॉफ़ी का खाली कप स्टूल पर रखती इसकी तरफ मतवज्जा हुई। इधर आओ।
लहजे में बड़ी मलाइमत थी। वो चुपचाप बैठ के किनारे पर टिकी। तुम ठीक तो हो ना? वो फिक्रमंदी से बोला। बड़ी छेती ख्याल आ गया तेनों डंगरा। जी बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है और आपको मेरी फ़िक्र क्यों हो रही है? इसका अंदाज़ बहुत स्पार्ट था। वो कुछ देर पहले होने वाली अपनी इंसल्ट भूली नहीं थी। कॉफ़ी के खाली कप लेती वो कमरे से बाहर चली गई और कहियानशा का मीटर एकदम घूम गया। मर्द होकर हर दफ़ा अपनी अना को एक तरफ रख कर इससे बात करता हूँ, मगर इसके मिजाज हर वक्त सातवें आसमान पर रहते हैं। वो गुस्से से खोल रहा था, नींद एकदम मुड़ गई। किचन लॉक करके वापस कमरे में आई तो वो बेचैनी से टहल रहा था। देखो एक तो चोरी तो सीना चोरी, मतलब कि यार वो तुम्हारी मूर्ति बना के तुम्हारे कहीं जगह पे तुम्हारे लगा ले, तुम्हें दिन रात पूजा करती रहती, तेरे को बेइज्जत होती रहे मजलूम हीरोइना वगैरह, तो फिर सही है। दौर फिटे मुँह तेरे सोचते। बात सुनो, इधर घर पर तो मजबूरी थी, मगर यहाँ तुम अपने सोने का इंतजाम दूसरे कमरे में कर लो। इसके आते वो इस पर बरस पड़ा। क्यों, हमदर्दी का बुखार उतर गया? समील तंज़िया लहजे में बोली। मेरे सामने ज़ुबान चलाने की ज़रूरत नहीं। ये तो मैं पता नहीं किस तरह तुम्हारी बदतमीज़ियाँ बर्दाश्त करता हूँ। अगर किसी दिन मेरा दिमाग घूम गया तो फिर मुझसे कोई शिकायत ना करे। कयान के लाने की धमकी पर वह चुपचाप कमरे से निकल गई। सुबह इसकी आंख खुली तो 8 बज रहे थे। वो टाइम देखकर दोबारा सो गया। समील तो सुबह ही उठ गई थी। नमाज़ पढ़कर वो कितनी देर कुरान पाक की तिलावत करती रही। फिर किचन में जाकर अपने लिए एक प्याली चाय बनाई और टीवी लाउंज में आकर टीवी ऑन कर लिया। रिमोट से चैनल बदलती वो चाय के छोटे छोटे सिप लेने लगी। वॉल क्लॉक पर नज़र डाली, 10 बज रहे थे। इसे भूख तो बहुत लग रही थी, मगर ढीठ बनकर बैठी रही। अगर कुछ अपने लिए बनाती तो कहियान के लिए भी लाजमी बनाना पड़ता, और इसे अपने किसी तौर गवारा न था कि वो इसके लिए कुछ बनाती। जिस शख्स ने इसे बेइज्जत करके कमरे से निकाला था वो क्यों उसकी खातिरें करे। 12 बजे फ्रेश होकर टीवी लाउंज में चला आया। नाश्ता इसने आते ही हाँक लगाई, मगर वो सुनी अनसुनी करके टीवी की तरफ मतवज्जा रही। मैं कुछ बकवास कर रहा हूँ। रिमोट इसके हाथ से लेता वो चीख पड़ा। आहिस्ता बात करें, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ। वो जाने के लिए मुड़ी, मगर इसकी कलाई कहियानशा की गिरफ्त में आ गई। शौहर नाश्ता बीवियों से मांगते, नौकरानियों से नहीं। मेरी ये बात पल्लू से बांध लो, मिसेस कहियानशा गिलानी। एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोला था। इसकी कलाई पर गिरफ्त मजबूत थी। मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी, वो हठधर्मी से बोली, और इसके बाजू पर कहियानशा की गिरफ्त एकदम ढीली होगी। इसने एक नज़र समील शाह पर डाली और किचन की तरफ बढ़ गया। कहियानशा की इसी एक नज़र में पता नहीं क्या था जो शमील शाह जैसी लड़की शर्मिंदगियों में घिर गई। इसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। कहियान की छुट्टी का आखिरी दिन था और जाहिर है कि पूरा दिन दोनों को एक ही घर में रहकर गुजारना था। जब नाश्ता बनाया नहीं था तो फिर इसके किचन में जाने के बाद वो वहाँ किस लिए जाती। कुछ ही देर में वो सलीके से ट्रे में नाश्ता सजाए चला आया। वो सर झुकाए पाँव से कारपेट को खुरचती रही। वो बिल्कुल करीब ही तो बैठा था। नाश्ता कर लो, ठंडा हो जाएगा। स्लाइस पर जैम लगाते वो आहिस्ता आवाज़ में बोला। आप करें? वो शर्मिंदगी से सर न उठा सके। भूख तो तुम्हें भी लगी होगी, रात भी कुछ नहीं खाया। अब नाश्ता ठंडा हो जाने के बाद खाओगी तो क्या मज़ा आएगा। वो बड़े नॉर्मल तरीके से बात कर रहा था। मजबूरन समील की लानी को उसका साथ देना पड़ा। दोनों खामोशी से नाश्ता करते। बर्तन फारिग हुए तो वो समील से पहले उठ खड़ा हुआ और बर्तन किचन में रखने चला गया। समील की रानी अपने बेडरूम में चली गई। फ़ोन के नंबर प्रेस करने लगी। हेलो तायब्बू, मैं समील बात कर रही हूँ। जी, रात खैरियत से पहुँच गए थे? जी, कहियान अभी नाश्ते से फारिग होकर अखबार पढ़ रहे हैं। तायब्बू, सबको मेरा सलाम कहिएगा। मैं दोबारा फ़ोन करूँगी। अच्छा, अल्लाह हाफिज़। वो बाहर आई तो कहियान कहीं नज़र नहीं आया। वो किचन में चली आई ताकि बर्तन वॉश कर दे, मगर यहाँ आकर देखा तो बर्तन साफ़ सुथरे मिले। वो एकदम शर्मिंदा हो गई। फ्रिज खोलकर जायज़ा लेके दोपहर के लिए कुछ पका ले, लेकिन फ्रिज खाली था। वो बाहर निकल आई। पोर्च में कार मौजूद नहीं थी। इसका मतलब है कहियान कहीं बाहर किया। गेट पर चौकीदार मौजूद था। वो इसकी तरफ चली आई। बाबा साहब कहाँ हैं? इर्द गिर्द नज़र दौड़ाती वो चौकीदार से मुखातिब थी। बेगम साहिबा, साहब सालिक साहब की तरफ गए। वो बड़े अदब से बात कर रहा था। बेगम साहिबा का कोई काम हो तो मुझे बताएं। नहीं बाबा, शुक्रिया। वो वहाँ से हटाई। घूम फिर कर सारे घर का जायज़ा ले। वो कह सख्त बोर हो रही थी। इसने अपनी रिस्ट वॉच पर नज़र दौड़ाई। शाम के 4 बज रहे थे, लेकिन कहियान अभी वापस नहीं आया था। खुदा खुदा करके वो 5 बजे के करीब वापस आया। हाथों में कई शापर पकड़े वो सीधा किचन की तरफ चला गया। डरते डरते इसने भी किचन में कदम रखा ताकि इसकी कुछ हेल्प कर सके। वो शॉपर से चीज़ें निकाल कर हार्ड पोट में रख रहा था। सामने खड़ी समील के लाने पर एक नज़र डाली। तुम चलो, मैं खाना लेकर आता हूँ। उजलत में हाथ चलाता वो इससे मुखातिब था। आप चलें, मैं लेकर आती हूँ। बात कहियान से करी थी, नज़रें झुकी हुई थी। बस तुम चलो, मैं ला रहा हूँ। वो बहुत सीरियस लग रहा था। समील के लानी चुपचाप बाहर निकल गई। साथ ही ड्राइंग रूम था। इसने डस्टर उठाकर टेबल की डस्ट साफ की। मेज़ पर पानी का जग रखा। टिश्यू पेपर के सेफ में से टिश्यू निकाल कर रखे। कहियान खाना ले आया। दोनों ने खामोशी से एक साथ खाना खाया। सुबह वो बहुत जल्द उठ गई थी। किचन में आकर नाश्ता बना और टेबल पर लगा दिया। कहियान फुल यूनिफॉर्म में चला है। नाश्ता तैयार है, वो आहिस्ता आवाज़ में बोली। नहीं, नाश्ता मैं नहीं करता, देर हो रही है। नज़र रिस्ट वॉच पर जमाए वो उजलत में लग रहा था। आज देर से आऊँगा, अल्लाह हाफिज़। इस पर एक नज़र डालता वो तेरी से बाहर निकल गया। वो फारिग होकर टीवी लाउंज में चली आई। उन्होंने टशन ही नहीं मुकदा। नहीं, एक दिन बना कर देता, तुमने बना लिया तो मौत तो नहीं पड़ गई तुम्हें नाश्ता बनाते हुए।
इनको कोयटा 1 महीना होने वाला था। इसी दौरान वो अपना घर भी चेंज कर चुके थे। हारिस भी वापस आ गए थे। इस दफ़ा दोनों हारिस के साथ डिनर भी कर आए थे। हस्बे मामूल उठकर इसने नमाज अदा की, कुरान पाक की तिलावत करके किचन की तरफ आई। रुकैया आ चुकी थी और नाश्ता तैयार कर रही थी। इसने वॉल क्लॉक पर नज़र डाली। 8 बजने वाले थे। वो टेबल पर नाश्ता लगाकर कोहयान के लाने का इंतज़ार करने लगी। बहुत देर गुजर गई मगर वो कमरे से बाहर ना आए। वो उठकर कोहयान के बेडरूम में चली है। वो लोग जब से यहाँ शिफ्ट हुए थे वो कोहयान की मौजूदगी में कभी इस तरफ नहीं आई थी। इसे तो ये भी याद नहीं था कि दोनों के दरमियान कब बात हुई थी। दोनों अपने अपने दायरे में सिमट कर रह गए थे। वो अपने कमरे में आई तो वो खुद पर कंबल डाले दुनिया जहाँ से बेखबर पड़ा था। चेहरा सुर्ख हो रहा था। इसने 1-2 आवाज़ें दी मगर कुछ फ़ायदा ना हुआ। डरते डरते इसके कंधे पर हाथ रखा तो यूँ महसूस हुआ जैसे इसके हाथों ने दहकते अंगारों को छू लिया। वो परेशान होकर बाहर को लपकी। जल्दी से हारिस के मोबाइल नंबर पुश किया। हारिस भाई, मैं समील बात कर रही हूँ। जी भाभी, सुबह सुबह खैरियत तो है? वो भाई, कहियान को पता नहीं क्या हो गया, प्लीज़ आप जल्दी आएँ। वो बहुत परेशान थी। भाभी आप फिक्र ना करें, मैं डॉक्टर को लेकर अभी आ रहा हूँ। इसे तसल्ली देते हुए हारिस ने मोबाइल ऑफ कर दिया। वो कमरे में परेशानी से टहलती इसकी सेहत और ज़िंदगी की दुआएं मांग रही थी। डॉक्टर आया और इसने कहियान का चेकअप किया। मिसेस किलानी, इनकी ये हालत टेंशन की वजह से हुई है। बुखार इनको काफ़ी दिनों से है मगर इन्होंने परवाह नहीं किया। आपको तो मालूम होगा कि टेंशन की नौयत क्या है। प्लीज़ इन्हें टेंशन से दूर रखने की कोशिश करें। मैं मेडिसिन लिख रहा हूँ। उम्मीद है ये आधे घंटे के अंदर अंदर होश में आ जाएंगे। अगर खुदा न ख्वास्ता होश में ना आए तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। हारिस भी इनके साथ था। मगर ये बेहोश क्यों है? समीर बहुत डिस्टर्ब थी। असल में बुखार इनके दिमाग पर असर कर गया। इंशाल्लाह जल्द होश में आ जाएंगे। अच्छा, अल्लाह हाफिज़। हारिस डॉक्टर को छोड़ने बाहर चला गया और अपना सर थाम कर सोफे पर बैठ गई। मेरे मालिक, मेरी ज़िंदगी भी इन्हें इसे लगा दे। वापसी पर हारिस दवाइयाँ लेकर आया। कुछ ही देर बाद कोहयान होश में आ गया। समील सूप बना कर ले आई और अपने हाथों से पिलाया। हारिस ने दवाइयाँ खिलाई और शाम को आने का वादा करके चला गया। दवाइयों के असर से वो जल्द सो गया। नज़र बेख्तियार कोहयान की रानी की तरफ उठ गई। मेरे मालिक, मेरी ज़िंदगी भी से लगा दे क्योंकि ये मेरे अंदर मेरे ज़िंदगी की सांसों की तरह समाया हुआ है। अगर इंसान की आती जाती सांसें रुक जाएं तो फिर मौत यकीनी हो जाती है। और समील की लानी भी मरना नहीं चाहती। कोहयान की लानी, मेरी मोहब्बत तो एक बंद कली की सूरत है जिसको तुम्हारी चाहत की धूप ही खिला सकती है। अगर तुम एक दफ़ा इस बंद कली को खोलने की कोशिश करो तो ये तुम्हें अपनी मोहब्बत की खुशबू से महका देगी। वो इसको तकती हुई सोचो कि भंवर में खोगी। दूरी, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। सोए हुए कोहयान गिलानी के लब हिले और समील गिलानी के आसपास गहरे सुनाटे उतर आए। दिल अंधेरों में डूब रहा था। समील शाह, इसने सच कहा है कि वो कायनात है और इसे तस्खीर करना ना तो तुम्हारे बस में और ना तुम्हारे मुकद्दर में। फिर ऐसे ख्वाब क्यों देखते हो जिसकी ताबीर मायूसी और नाकामी के सिवा कुछ नहीं। आ देख लो ਹੁਣ बुखार ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੜਬੜਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੜਬੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹਾਲੇ भी दूरी याद आ रही ना तो इन्होंने छितर की कमी है बस। अपना आंसू से तर चेहरा दुपट्टे से साफ करने लगी। कोहयान गिलानी के दिल में आज भी वही मौजूद है। कोहयान शाह एक झटके से उठा जैसे किसी डरावने ख्वाब से बेदार हुआ। अपना सर दोनों हाथों में रेता अंगूठे शहारत की उंगली से पेशानी को दबाता कैसी जैसे वो किसी असियत से गुजर रहा हो। आप ठीक तो है? वो अपना दुपट्टा दुरुस्त करती परेशानी से इसकी तरफ बढ़ी। तुम क्यों आई हो मेरे कमरे में? मेरी बेबसी का तमाशा देखने आई हो? कोहयान शाह भी इतना बेबस नहीं हुआ कि अपनी अना खुददारी और वकार का भरम खो दे। मेरी मिसाल तो इस पहाड़ की तरह जो आतिश फशा की तरह फट कर अपना लावा उगल देती जैसे आसपास की चीज़ें खाकस्तर हो जाती लेकिन खुद मजबूती से अपनी जगह पर कायम रहता है। चली जाओ मेरे कमरे से, मुझे तनहा छोड़ दो। समील गिलानी ने देखा इसकी आंखें सुरख अंगारों की तरह दहक उठी थी। प्लीज़ कोहयान, रिलैक्स हो जाएं। डॉक्टर ने टेंशन लेने से मना किया। अपने आंसू साफ करती वो इससे मुखातिब थी। सबसे बड़ी टेंशन तो तुम हो मेरे लिए। प्लीज़ मुझे तनहा छोड़ दो। इसकी हालत देखकर वो बेबसी से बाहर निकल आई। टीवी लाउंज में आकर इसका ज़बत जवाब देकर फूट फूट कर रो दी। हारिस ने ग्लास बॉल से बिलकती हुई समील को देखा। परेशान से अंदर चले भाभी क्या हुआ? इसके लहजे में बला की तशवीश थी। आप हानि की वजह से परेशान है? प्लीज़ इतना सीरियस ना हो। वो ठीक है। अगर वो आपको ये हालत देख लेगा तो इसका क्या हशर हो? आप अच्छी तरह जानते हैं डॉक्टर ने हर किस्म की टेंशन लेने से मना किया। हारिस से रसान से समझाने लगा, मैं ठीक हूँ, आप प्लीज़ कोहयान के पास जाएं। वो अपनी हिचकियाँ रोकती सोफे से उठ कर उलझा हुआ सा बेडरूम की तरफ बढ़ गया। कोहयान बेड पर लेटा हुआ था। यार ये क्या बदतमीज़ी है? इतने हट्टे कट्टे होकर बेड पर पड़े हो। इधर तुम्हारी धान पान सी बीवी घुली जा रही है तो कम अज़ कम इन्हें तो तसल्ली दे दो कि तुम ठीक हो। इसके करीब बेड पर टिकते हारिस नॉन स्टॉप शुरू हो गया। कम अज़ कम सलामी कर लेते। या तो तुम बगैर ब्रेक के शुरू हो गए। कोहयान के लबों पर धीमी मुस्कुराहट थी। आ देखिए ओनू साड़ा मचा के अपने लबा ते धीमी मुस्कुराहट नहीं जानती टंगर जमाने का। सुबह जो हालत तुम्हारी देख कर गया था इसने मुझे पूरा दिन डिस्टर्ब रखा। अभी भी तुम हमारे लिए परेशान होकर भागा मगर यहाँ आकर भाभी की हालत ने परेशान कर दिया। वो मुसलसल समील के बारे में बात कर रहा था। समील सर झुकाए ट्रॉली धकेलती हुई आई। रोने की वजह से आंखें सूज गई थी। वो बहुत कमज़ोर और उलझी हुई लग रही थी। रेड कलर के कॉटन के प्लेन सूट के साथ ब्लैक नेट का दुपट्टा शानों पर डाले उलझे हुए बालों के साथ वो बहुत अफसरदा लग रही थी। कोहयान गिलानी ने भरपूर नज़रों से इसका जायज़ा लिया। कोहयान, ये तो तुम्हारी चाहत है, फिर ये सब इसके साथ क्यों कर रहे हो? दिल ने इसे भरपूर तरीके से शर्मिंदा किया। शायद कोई गैरत आई हुई बगैरत तुम। यार वापिस आ जाओ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि भाभी की सूरत देखकर तुम यूँ बहक जाते हो मगर तुम कुछ तो इन पर रहम करो। तुम्हारी ज़रा सी बीमारी इनकी ये हालत कर दी। इन्होंने आंसुओं के समंदर बहा डाले और तुम इस तरह हिप्नोटाइज करने की कोशिश करोगे कि तुम्हारी नज़रों की ताब न लाकर बेहोश हो जाएंगी। कोहयान की हालत बेहतर देखकर हारिस शरारत पर उतर आया।
हारिस के बच्चे, तुम मेरा रिकॉर्ड लगाने की कोशिश मत करो यार। हानि बहुत लकी हो, भाभी की भरपूर तीमारदारी और दुआओं ने तुम्हें इतनी जल्दी अच्छा कर दिया, वरना तेरा रात तो पक्का पक्का हॉस्पिटल एडमिट होने का था। हारिस का यहाँ से बातें करके एकदम रिलैक्स हो गया। वो काफ़ी देर तक इन लोगों के साथ रहा और दोबारा आने का वादा करके चला गया। वो बेडरूम में आई, वो बेड पर आड़ा तिरछा तकियों के सहारे नींद दराज था। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? बात करते वो नज़र चुरा गई। हाँ सिमी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ये जुमला इसके मुंह से बेसाख्ता निकला। इधर आओ मेरे पास। कमरे की खामोशी को इसकी गंभीर आवाज़ ने तोड़ा। समील बेख्याली में इधर उधर तकती इसके बेड पर टिक गई। ये तुमने अपनी क्या हालत बना ली है? इसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर इसकी ब्लैक चूड़ियों को इधर उधर घुमाने लगा। समील गिलानी के दिल की धड़कन एकदम तेज़ होगी। और ये तुमने अपने इतने प्यारे बालों का क्या हशर कर दिया? इसकी उलझी लटों को अपने बालों से हाथों से सवारता वो आहिस्ता आवाज़ में बात कर रहा था। सिमी प्लीज़ अपने आप को यूँ सजा तो ना दो। तुम नहीं जानती कि कहियान गिलानी कितनी अजियत में है। वो अपनी चाहत पा लेने के बाद भी खाली आता है। कहियान गिलानी की आवाज़ में प्यार के साथ साथ एक दुख का एहसास भी नुमाया था। कहियान गिलानी शाह की थोड़ी सी नरमी ने समील गिलानी की बर्दाश्त के तमाम बंद तोड़ दिए और वो इसके हाथों पर चेहरा टकाकर बेख्तियार हो दी। कहियान गिलानी का एक हाथ इसके सर पर आटी कर वो आहिस्ता आहिस्ता इसके सिल्की बालों में नरमी से उंगलियां फेरने लगा। काफ़ी वक्त गुजर गया मगर समील शाह गिलानी की ग्रीन आंखों से बरसात जारी थी। बस करो समील प्लीज़, ये क्या पागलपन है? अपनी उंगलियों की पोरों से इसके आंसू चुनता वो धीमी धीमी सरगोशियाँ कर रहा था। समील एकदम मुस्कुरा दी। कहियान शाह गिलानी ने एक पुरसकून सांस लिया। अच्छा अब दवाइयाँ लेकर रेस्ट करें, रात काफ़ी हो चुकी है। अपने हाथ इसके पुरहिद्दत हाथों से निकालती वो खड़ी हो गई। नहीं समील, मुझे नींद नहीं आ रही, प्लीज़ तुम इधर मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे ज़रूरी बातें करनी है। इसे अपने करीब बैठाता हुआ कुछ देर के लिए खामोश हो गया। समील, मैं एक सवाल कर रहा हूँ, प्लीज़ इसका जवाब मुझे हाँ या ना में अभी और इसी वक्त दे देना। चेहरे पर फिक्रमंदी की लकीरें वाज़ेह होगी। समीर जो इसके करीब गुरब से पता नहीं किस दुनिया में पहुंची हुई थी एकदम होश में। जी पूछे? अपनी तीसरी उंगली में पड़ी डायमंड रिंग घुमाती नजरें चुरा गई। समीर, तुम हैदर बुखारी को चाहती हो ना? नजरें इसके चेहरे पर टकाए वो इसके जवाब का मुंतजिर था। और कहियान गिलानी के इस एक सवाल ने समील गिलानी के अंदर एक हशर बर्पा कर दिया। ये शख्स पता नहीं क्यों मेरी अना खुददारी और शराफत को रोज़ाना कत्ल करने की कोशिश करता है। हर कोई आप जैसा नहीं होता मिस्टर शाह। वो बेड से उठती धीमी आवाज़ में बोली। प्लीज़ समीर, मुझे हाँ या ना में जवाब दो, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। इस तरह भी हालत में अपनी उंगलियां बालों में फेरता हुआ बेबस लग रहा था। आप तो दावेदार थे कि मैं आपको चाहने की मुजरिम हूँ, जिसकी वजह से आपने मेरी ज़बरदस्त इंसल्ट की थी। वो अजियत भरा दिन आज भी अपनी पूरी शिद्दत से मेरे अंदर मौजूद है। हालत तो समील गिलानी की भी काबिल रहम थी। सॉरी समील, वो मेरी गलती थी। तुम और तुम्हारी दोस्त की बातें कर रही थी, वो तुम्हें छेड़ रही थी। मैं समझा शायद तुमने इसे मेरे बारे में ये कह रखा है कि तुम मुझे पसंद करती हो। तुम्हारा जवाब तो मैं ना सुन सका, खिड़की से हट गया। शायद ये मेरी खुशफहमी थी, इस चाहत का मुस्तहिक तो कोई और था। बोलते बोलते वो लब भींच गया। मेरे बारे में ऐसी बात करने से पहले अपना मुहासबा कर लीजिए और अपने दिल से पूछिए कि आज भी वो दुनिया फंदी की मोहब्बत का असीर है और आपकी ज़ुबान इन जज्बों की तर्जमान है जिसने कुछ ही देर पहले चाहत का इकरार किया है। समील गिलानी का लहजा सपाट था। प्लीज़ आप दवाइयाँ लेकर सो जाएं, डॉक्टर ने ज़्यादा सोचने से मना किया है। वो अपने आंसू ज़ब्त करने की कोशिश में रुख मोड़ गई। से दवाइयाँ खिलाकर वो पलटी तो उसका दुपट्टा कहियान के हाथ में आ गया। समील, तुम आज कहीं नहीं जाओगी। पता नहीं वो क्यों इतना टची हो रहा था। बात सुने कैप्टन साहब, ना तो मैं इतनी बेहिस हूँ और ना कोई बेजान खिलौना कि आपका जबर जिस तरह दिल चाहेगा वैसे इस्तेमाल करेंगे। मैं जीती जागती बादशाह लड़की हूँ। अपना दुपट्टा छुड़ाती सोफे की तरफ बढ़ गई। कहियान अपने सामने बैठी बेदर्द लड़की को कितनी देर यकटक देखे गया। आहो तू जो मर्जी सवाल पहुँचता रहे तो वो तेरे ठुकरा के भी न जावे। दवाइयों ने अपना असर दिखा, वो एकदम गाफिल हो गया। अच्छा तो इस दिन तुम थे कहियान गिलानी, मैं और आयशा बातें कर रहे थे और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई खिड़की के करीब खड़ा हो। इसने सारी रात सोफे पर काट दी। कहियान ठीक हुआ तो वही रूटीन लाइफ शुरू होगी। वो सारा सारा दिन घर में बोर होती रहती और वो रात देर से घर आता। आज नहाकर आई तो पता नहीं क्यों हाथ बेख्तियार ड्रेसिंग टेबल पर रखी कॉस्मेटिक्स की चीज़ों की तरफ बढ़ गए और बड़े अरसे पर अच्छी तरह से तैयार हुई। डार्क ब्लू बेरीज के खूबसूरत प्रिंटेड सूट पर इन्हें रंगों पर डाई एंड डाई का दुपट्टा इसकी शान बढ़ा रहा था। डार्क मेकअप और हल्की मैचिंग ज्वेलरी में बहुत प्यारी लग रही थी। शावर लेने से वो एकदम फ्रेश होगी। मैगजीन हाथ में लेकर बैठी तो मैगजीन के टाइटल पर दुनिया फंदी जलवा करती। इसने बड़ी दिलचस्पी से इसकी हेडलाइन पढ़ी। मुल्क के मशहूर बिजनेसमैन अदीला फिंदी की बेटी दुरिया फंदी ने शोबिस की दुनिया में तहलका मचा दिया और इनकी स्क्रीन ब्यूटी ने दुनिया के दिल मोल लिए। अंदरूनी सफ़ात पर इसकी बेशुमार तस्वीरों के साथ इंटरव्यू भी शामिल था। बहुत गौर से इसका एक एक जवाब पढ़ रही थी। गेट पर हॉर्न और चौकीदार ने बढ़कर गेट खोल दिया। कहियान और सालिक एक साथ गाड़ी से उतरे और इसकी तरफ चले। अस्सलाम वालेकुम भाभी, इतनी सर्दी में आप अपना बागबानी का शौक पूरा करिए। सलाम करता हुआ मुस्कुराता इससे मुखातिब था। तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है, इतनी ठंड में बगैर कुछ ओढ़े खड़ी हो बीमार हो जाओगी। कहियान शाह का अंदाज तशवीशनाक था। और हाँ भाभी, मेरे दोस्त को ख्वामखा आपकी तीमारदारी करनी पड़ेगी। सालिक बेसाख्ता हंसा। वो तीनों अंदर की तरफ बढ़ गए। सालिक अपनी शादी का इन्विटेशन कार्ड देने आया था। कल इसकी मेहंदी थी और परसों शादी। इसने समील को बड़े खलूस से बुलाया था। दूसरी सुबह कहियान जब जाने लगा तो इसे ताकीद करके गया कि शाम को जल्दी तैयार हो जाना, जल्दी चलेंगे वरना सालिक नाराज़ हो जाएगा। इसकी हिदायत के मुताबिक वो इसके आने से पहले तैयार होगी। डार्क ब्राउन कलर की कामदार साड़ी में डार्क मेकअप किए वो गजब ठा रही थी।
अंदर आते कहियान की नज़रें इस पर पड़ी तो वापस पलटना भूल गई। वो बेखुदी में से तकता इसके करीब पहुंच गया। सिमी डियर, ये इतनी प्यारी तुम हो? इसके बालों को अपने हाथों में लेता वो इसके बहुत करीब था। परफ्यूम की महक इसके नथनों में घुसी जा रही थी। देर हो रही है, प्लीज़ आप तैयार हो जाए, सालिक भाई का 2 दफ़ा फ़ोन आ चुका है। वो अपनी मुंतशिर धड़कनों को संभालती एक तरफ होगी। तकरीब बेहद शानदार थी, दोनों ने बहुत इंजॉय किया। सालिक की फैमिली बहुत अच्छी थी, समील को काफ़ी अर्से बाद इतनी अच्छी कंपनी मिली। शादी की तकरीब में वो लेट पहुंचे क्योंकि कहियान देर से आया था। टिपिंग चूड़ीदार पजामा, फुल काम की शर्ट, दुपट्टे ने इसके हुस्न को 4 चांद लगा दिए। टोपास के एयर स्टड्स और नेकलेस इसकी कुंदनी रंगत पर अजीब बहार दे रहे थे। कमर से नीचे तक आते ब्राउन सिल्की बाल खुले हुए थे। कहीं आंशा ब्लैक पर 3 पीस सूट में मर्दाना वजाहत का मुकम्मल नमूना लग रहा था। जब दोनों एक साथ हॉल में दाखिल हुए तो कई निगाहें एक साथ उठी और रश्क और हसद के मिले जुले एहसास से तकती रह गई। सालिक ने आगे बढ़कर इन्हें रिसीव किया और देर से आने का शिकवा किया। बस यार लेट हो गए। कयान हंसती है। सालिक ने कई लोगों से इनका तारुफ करवाया। खाना लग चुका था। मेहमान ग्रुपों की शक्ल में बैठे बड़े खुश गवार माहौल में खाना से लुत्फ ले रहे थे। कहियान और समील एक दूसरे के करीब खड़े खाना खा रहे थे। हाय हानी, हाउ आर यू? खूबसूरत नस्वानी आवाज़ पर वो दोनों एक साथ पलटे और सामने खड़ी दुरिया फंदी को देखकर समील की रानी के चेहरे पर नागवारी के तासुरात उभरे जबकि कहियान मुस्कुरा दिया। हेलो दुरी, कैसी हो? पेप्सी के घूंट लेता वो बशाश आवाज़ में बोला। अरे समील, तुम? दुरिया फंदी की आंखों में पहचान के रंग उतर आए। आई एम मिसिस कहियान शाह गिलानी। इसका अंदाज़ जताने वाला था। कहियान ने हैरत से समील की तरफ देखा जो एक शान बेनियारी से खड़ी थी। वो दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। ओ हानी, आखिर तुमने शादी कर ली? दुरिया फंदी ने खुद से अपनी नाक सिकोड़ी। हाँ भाई, मजबूरी थी। समील की तरफ कनखियों से देखता वो दुरिया फंदी से मुखातिब था। दुरी, तुमने तो शोबिस में आकर तहलका मचा दिया। एक दुनिया तुम्हारी फ़ैन है, तुम बहुत आगे तक जाओगी। समील को नज़रअंदाज करता हुआ मुकम्मल तौर पर दुरिया फंदी की तरफ जानी मत वजह था। समील ने कहर आलूद नज़र दुरिया पर डाली। रेड पैंट और शर्ट में क़यामत लग रही थी। समील ने एक नफ़रत भरी नज़र डाली। एक्सक्यूज़ मी कहियान, मैं सालिक भाई की अम्मी के पास जा रही हूँ। ओके? कहियान ने लापरवाही से शाने उचकाए। वापसी पर समील के लाने का मूड बुरी तरह ऑफ था। गाड़ी में मुंह एक तरफ किए बाहर देखती रही। इसके बरक्स कहियान बड़े खुशगवार मूड में था और गुनगुनाता हुआ कार ड्राइव कर रहा था। और यार डाडी इश्क आतिशो सानू लग गई बेख्तियारी, सीने दे विच ना समाई ओ यार डाडी इश्क आतिश। आप 1 मिनट के लिए खामोश नहीं रह सकते? समील ज़ोर से चिल्लाई। तुमने कुछ मुझसे कहा? नजर सामने रोड पर जमा वो बड़े मोहतात अंदाज में गाड़ी चला रहा था। जी नहीं, कुछ नहीं कहा। इसके अंदाज पर वो जल ही तो गई। शायद मेरे कान बज रहे हैं। वो एक बार फिर शुरू हो चुका था। कार पोर्च में रुकी तो समील किलानी तीर की तरह कार से निकली और एक धमाके से कार की खिड़की बंद करती अंदर चली गई। यार हानी, आज तुम्हारी खैर नहीं। कार लॉक करता अपने बालों को ठीक करता वो इसके बेडरूम में चला है। जूते से कोई चीज़ टकराई, इसने हाथ बढ़ाकर उठा ली। नेक्सलेस अपनी नाकदरी पर रो रहा था। तो जरा उन्हें अन्ना साड़ा तो उन्हें फिर यही चीज़ें चकचक मारनी सी। एक सैंडल बेड के करीब पड़ा था जबकि दूसरा मेज़ पर रखा था। पर्स खुला हुआ एक तरफ पड़ा था। दुपट्टा बेड के कोने पर लटक रहा था। कोई गुस्सा हर चीज़ पर निकाला गया था। वो खुद वॉशरूम में थी। एक भरपूर मुस्कुराहट कहियान गिलानी के लबों की तलाश में भी और खुद बेड पर लेटकर इसका इंतजार करने लगा। वो बहुत देर के बाद वॉशरूम से निकली। कहियान गिलानी को अपने बेडरूम में देखकर वो जहाँ थी वहीं रुक गई। अरे आइए मिसिस कहियान शाह गिलानी, बंदा ना चीज़ कब से आपका मुंतज़िर है। वो एकदम सीधा हो बैठा। समील लापरवाही से ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। कीले पानी बाल टावल से खुश्की और ब्रश करने लगी। सिमी, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो कि इतनी सर्दी में क्या ज़रूरत थी बात लेने की? क्या मरने का इरादा है? इसकी नीली पड़ती शक्ल को देखकर वो परेशान हो गया। पता नहीं कितनी देर वो अपने जलते अरमानों को ठंडा करने की कोशिश कर रही थी और अब सर्दी से थर थर काँप रही थी। कहियान इसके करीब आकर अपना कोट उतार कर डालने लगा तो यूँ महसूस हुआ कि जैसे इसके हाथों ने किसी बर्फ़ को डली को छू लिया। समील गिलानी ने इसके हाथों को नफरत से झटका। कोट उतार कर एक तरफ फेंका। आखिर आप चाहते क्या है? वहाँ तमाशा बनाकर दिल को सुकून नहीं मिला? प्लीज़ समील, कूल डाउन। तुम मेरा ज़रा सा जोक बर्दाश्त नहीं कर सकी। तुम मुझे हर दफ़ा गलत समझ लेती हो। वो रसान से समझाने लगा। तेरे उतना बड़े खुशगवार ताल्लुकात है ना जेड़े तू उन दिन जोक ही करता रहना। वाह भाई वाह, मजाक की भी एक हद होती है। किसी ने क्या खूब कहा कि हम आप ही करते हैं तो हो जाते हैं वो बदनाम, वो कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होता। गुस्से और सर्दी की शिद्दत से इसकी आवाज़ काँप रही थी। मैंने एक प्रपोजल के लिए हाँ क्या कर दी, मुजरिम ठहरा दी गई और यहाँ पर पुरानी दोस्ती की तजदीद होती रही और ये आपका मजाक ठहरा। आपके इन्हीं मजाकों ने तो मेरी ज़िंदगी एक मजाक बना लिया। हमारा माशरा तो जाहिलियत के ज़माने से भी बदतर है। आज भी हर तरीके से औरत का इस्तेहसाल हो रहा है। मिस्टर शाह, आपको क्या मालूम कि शरीफ औरत के लिए सिर्फ इसका किरदार ही इसकी मताह हयात होता है। मगर आप क्या जाने, आपका वास्ता तो दुरिया फंदी जैसी औरत से पड़ा है जो इंतहाई घटिया है। वो इसकी ज़ात के बखिए ढेर रही थी। मुझे बताया था शाहजान ने कि वो किस नेचर की है। वक्ती तौर पर आप इससे दूर तो हो गए मगर आज भी इसे देखकर आपका चेहरा किसी फूल की तरह खिल उठा।
खामोश हो जाओ और मेरी बातें पूरे गौर से सुनो। हाँ, एक वक्त था जब वो मुझे अच्छी लगती थी, मगर इसको तुम मोहब्बत नहीं कह सकती। हम दोनों मिलते ज़रूर थे, मगर एक दायरे के अंदर रहकर। मैं जब भी वहाँ जाता था एक टेंशन ज़रूर साथ लेकर आता था, कभी इसका ड्रेस, कभी इसके बॉयफ्रेंड देखकर। मैं सोचने पर मजबूर हो जाता कि शायद ये मेरे शरीफ ख़ानदान और मेरे वालिदैन की तरबियत थी कि मैं इन लोगों में मिक्स ना हो सका। तुम शायद लाशौर में हमेशा से मेरे अंदर थी। बाबा और दादी अम्मा ने तुम्हारे बारे में बात की तो मैं एकदम भड़क उठा। तुम जिस तरह मुझे नज़रअंदाज करती थी, शायद मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अहमद और शामीन को देखता वो दोनों किस तरह एक दूसरे का ख्याल रखते थे। तुम इस वक्त बड़ी लाउबाली सी थी। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैंने एफएससी में टॉप किया था तो पापा ने मुझे गिफ्ट देते हुए ये कहा था कि समील तुम्हारी है। तुम्हारी रविश देखकर मैं भी तुम्हें नज़रअंदाज करने लगा। फिर मैंने दुनिया फंदी से दोस्ती कर ली। शायद तुम मेरी तरफ पलट आओ, मगर नतीजा वही था के 3 बात। मैं जिद में आकर घर छोड़ गया, लेकिन 1.5-2 साल में मैंने जिस अजियत में गुजारे वो मैं ही जानता हूँ। बात करते हुए वो एक पल को रुका। जब मैं आखिरी बार दुनिया के पास गया तो मुझे इससे शदीद नफरत होगी। बाबा का सुनकर फ़ौरन चला है। बाबा से तुम्हारे मुतालिक बात की तो उन्होंने इनकार कर दिया। इनके इनकार ने मुझे पागल कर दिया। मैंने घर के हर फर्द की मिन्नत की, मगर कुछ हासिल ना हुआ। आखिर मैंने खुदकुशी की धमकी दी तो सब राज़ी हो गए। मुझे इस वक्त यूँ लगता था जैसे तुम अगर मुझे ना मिली तो मैं मर जाऊँगा। मुझे ये खुशफहमी भी थी कि तुम मुझे पसंद करने लगी हो। जब शादी की डेट फिक्स होगी तो मैं अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगा। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मैं तुम्हें पाकर अनमोल हो गया हूँ। शादी वाले रोज़ मैं हवाओं में उड़ रहा था। तुम्हें देखकर बार बार ये यकीन करने की कोशिश कर रहा था कि मैं अपनी चाहत को हासिल करने में कामयाब हो गया हूँ। समील दम साधे इसकी तरफ देख रही, जो परत दर परत इसके आगे खुला था। अही जे सोंदा मेरे मुँह अही जे पहले पाँव का पंदा। मैं अंदर आता तुम्हारे लबों पर एक मत्थर मुस्कुरान थी तो, और तुम इस वक्त मुझे जन्नत की कोई हुर लगी। मैं बेखुदी में आगे बढ़ा, मगर पता नहीं पागल मन की शरारत पर आमादा था। मैंने तुमसे सॉरी कर ली, मगर तुम्हारे रवैये ने मुझे तोड़ फोड़ के रख दिया और हैदर बुखारी को सोचने पर मजबूर हो गया। आगे के हालात तुम्हारे सामने। तुम खुद सोचो कि इंसान किसी को खुद से बढ़कर चाहे और वही बंदा इसे गलत समझे, तो तुम खुद सोचो कि इसकी क्या हालत होती होगी। आज दुनियाबंदी का अचानक सामना हो गया। जिस तरह तुमने अपना तारुफ करवाया, इसने मुझे अंदर तक सरशार कर दिया। मैं ये सोच रहा था कि तुम जेलस हो रही हो। अगर बंदे का मन अंदर से खुश हो तो फिर वो यूँ शौक हो जाता जिस तरह आज मैं हो गया। समील ने देखा इसका चेहरा दुख, अफसोस और अजियत के एहसास से धुआं धुआं हो रहा था। इसका हाल तो यूँ था जैसे किसी ने इसे शर्मिंदगियों और नदामतों के पाताल में उतार दिया। अड्डी शर्मिंदा ना वही डिज़र्व करता सी। वो कहियान से माफ़ी मांगना चाहती थी, मगर सारे अल्फाज गूंगे हो गए थे। वो जहाँ थी वहीं बैठी रह गई। कहियान ने दुखी नज़रों से खामोश बैठी समील की तरफ देखा और ठंडी सांस भर कर रह गया। और हाँ, कल तैयार है ना, घर चलेंगे। तुम अच्छी तरह सोच लेना, तुम जो चाहोगी वो तुम्हें मिलेगा, सवाए कहियान गिलानी के। मगर कल तो सालिक भाई की दावत वलीमा है, वो मरी मरी आवाज़ में बोली। तुम इसकी फ़िक्र ना करो, वो मेरा मसला है। सॉरी कहियान, मैं गलती पर थी। वो अपने हाथ में रोड़ती बेहद शर्मिंदा थी। किस बात की सॉरी करी हो? जो तुम्हारे मन में था वो तुमने कह दिया। अब कहियान इतना भी बेबस और बगैरत नहीं है, कितना नापसंदीदा होते हुए किसी पर मसलत रहे। इसका अंदाज तो टोक था। हाय हाय वे मैं की कमां अपनी यदि अना नहीं जानती तो फिर कहना मैं अना मारी अपनी। रमज़ान शुरू होते वो दोनों घर वापस आके वो रमज़ान और ईद अपने घर वालों के साथ गुजारना चाहते थे। आसपास से वो बेखबर बड़े जज़ब से दुआ मांग रही थी। आंसू मोतियों की सूरत लड़ियों की तरह इसका चेहरा भिगो रहे थे। न जाने कब दरवाज़ा खुला और कहियान गिलानी अंदर चला है। अंदर आते इसकी नज़र सामने समील के लानी पर पड़ी, जो वाइट लिबास में बहुत मासूम और मुकद्दस लग रही थी। कितनी देर वो अपने इस रूह परवर मंजर को अपने दिल में उतारता रहा। इसने अपना ब्रीफकेस रखा और सोफे पर टिक गया। समील फारिग हुई तो जायनमाज़ लपेटते हुए इसके हाथ रुक गई। यूँ लगा जैसे कोई ख्वाब देख रही हो। क्यों यकीन नहीं आ रहा? पता नहीं कहियान के मुंह से ये जुमला किस तरह दाव और अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करने लगी जिसने इसकी दुआओं को मुस्तजाब किया था। अस्सलाम वालेकुम। इसके साक वजूद में जान पड़ गई। कहियान ने सर के इशारे से सलाम का जवाब दिया और टाई की नोट ढीली करता वो सोफे पर सर टका गया। समीर की लानी में हिम्मत न हुई कि बढ़ कर कोई बात करती। इसके आने से घर में एकदम रौनक हो गई। पूरा महीना खैर आफियत से गुजर के आज चांद रात थी। हर कोई चांद की तलाश में छत पर चढ़ गया। इर्द गिर्द की छतों पर लोग बड़े शौक से नजर जम आसमान पर टकाए खड़े थे। सबसे पहले समील की रानी चांद को देखा खुशी से चहक उठी। वो रहा चांद। सब लोग इसकी तरफ चले और चांद दिखने के बाद हर कोई दुआ मांगने लगा। इसने दिल की गहराइयों से अपनी खुशियों की दुआ मांगी। रात को वो लोग चूड़ियाँ पहनने के लिए बाजार गई शाहजान के साथ। समील तो बिल्कुल तैयार न थी, मगर दादी अम्मा ने इसकी एक न सुनी। समील बेटा, कमाल करती हो, शादी के बाद तुम्हारी पहली ईद है, तुम बदशुगनी कर रही हो। खुदा तुम्हारे सुहाग को सलामत रखे। तो सुहाग दे नाल भेजना सी ना, देवर दे ना भेजता जाके। वो लोग काफ़ी देर से घर वापस लौटे। ताया बुका, शान भाई, कहियान सब टीवी लाउंज में चाय पी रहे थे। ताई अम्मा किचन में थी। अस्सलाम वालेकुम। वो तीनों एक साथ अंदर आए। शाहजान आ गया था। समील और अलीना भाभी इसके पीछे थी। वो दोनों ताई अम्मा की हेल्प के लिए किचन में चली गई। समील फारिग होकर अपने कमरे में आई तो कहियान बेड पर लेटा टीवी के चैनल चेंज कर रहा था। समील ने चोर नज़रों से कहियान का जायज़ा लिया। वो मुकम्मल तौर पर इसे नज़रअंदाज कर रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती सोफे पर बैठ गई। वो अल्फाज तलाश कर रही थी कि किस तरह इससे माफ़ी मांगे, मगर अल्फाज तो कहीं खो गए थे। वक्त की सुइयाँ आहिस्ता आहिस्ता गुजरने का ऐलान कर रही थी। दो नफूस कमरे में होने के बावजूद गहरी खामोशी थी।
इसने टीवी की आवाज़ भी लॉक कर रखी थी। वो धीमी चाल चलती हुई बेड के करीब कारपेट पर बैठ गई। बेड पर लेटे कहियान ने तिरछी नज़रों से समील गिलानी की तरफ देखा, जिसका चेहरा आंसुओं से तर था। दिल को कुछ होने लगा। दिल तो बस ये चाह रहा था कि आगे बढ़कर इसके तमाम दुख अपने अंदर समेट ले। कहियान, मैं वाकई बहुत बुरी हूँ, मैं आपके लायक ना थी। बात करते वो सिसक पड़ी। कहियान, प्लीज़ मुझे अपने आप से जुदा मत करे, मैं आपके बगैर मर जाऊंगी। हाँ कहियान शाह, मुझे एतराफ़ है कि मैं आपको दिल की गहराइयों से चाहती हूँ। अगर आपने कोई उल्टा सीधा कदम उठाया तो मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगी। ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जिसमें आप ना हो। न जाने आपकी चाहत कब मेरे दिल में समाई कि मुझे खबर ना हुई। जिस तरह मैंने अपने रब से दुआ में आपको मांगा, इस तरह किसी ने भी किसी को ना मांगा होगा। इसकी आंखों से गिरते आंसू कहियान की लानी के पाँव भी पैर भी को रहे थे। कहियान शाह इतना भी कठोर ना था कि समील इसके के आंसू इस पर असर ना करते। वो सीधा हो बैठा, समील को शानों से थामकर अपने बराबर बिठाया, इसके आंसू अपनी उंगलियों के पोरों से साफ किया और समील इसकी ज़रा सी नरमी पर शिद्दतों से रो दी। फ्रिज से बोतल निकाल के इसे पानी पिलाए रोते रोते इसकी हिचकी बन गई। प्लीज़ सिमी, खामोश हो जाओ। तुम्हें मेरी तकलीफ़ का ज़रा एहसास नहीं। तुम्हारा एक एक आंसू मेरे दिल पर गिरा। तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हें दुख देकर सुकून से था? ये तो तुम्हारे एक्शन का रिएक्शन था जो मैं तुम्हारी तरफ लौटाता था। भला कहियान तुमसे नफरत क्यों कर सकता है? इसने बड़ी चाहत से समील की तरफ देखा, जो मस्टर्ड कलर के सादा से सूट में गजब ढा रही थी। जेवर के नाम पर कानों में सिर्फ डायमंड के टॉप से। आप आइंदा नाराज़ तो नहीं होंगे? चेहरे पर बला की मासूमियत थी। मेरी तौबा। कहियान ने शौक़ी से कानों को हाथ लगाया तो वो भी मुस्कुरा दी। रोया रोया हुसन और भी निखर गया। अहमद भाई की शादी पर मेरा सूट क्यों नहीं लाए थे? इसने शिकवा किया तो कहियान का ज़िंदगी से भरपूर कहका कमर में गूंज उठा। अरे तुम्हें अब तक इस एक सूट ना मिलने का अफसोस है? जनाब, सूट तो हम अपनी सिस्टर्स के लिए लाए थे और कम से कम आपका शुमार मेरी सिस्टर्स में नहीं होता। आंखों में शरारत लिए उसके सवालों के जवाब दे रहा था। जब आप बीमार थे तो इस वक्त भी आपकी ज़ुबान पर दुरिया फंदी का नाम था। एक और गिला सामने आया। कर कर सारे गिले कारण छितर मार हो। सच सच बता दूँ? वो शौक हो रहा था। समीर ने हैरानी से इसकी तरफ देखा और इसकी नज़रों की ताब न लाकर नज़रें खुद ब खुद झुक गईं। बताऊँ? वो शोखी से हंसा। मोहतरमा, मुझे अच्छी तरह मालूम था कि तुम कमरे में और बाकायदा बरसात हो रही थी। मैंने जानकर दूरी का नाम लिया ताकि तुम्हारा रिएक्शन देख सकूं, मगर तुम तो वॉकआउट कर गई। आप बहुत ख़राब है मिस्टर शाह। वो धीरे से हंसी। बस जनाब, आपसे इतनी गुजारिश है कि कभी भी गलत ख्याल दिल में न लाना। कहियान कल भी तुम्हारा था और आज भी तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा रहेगा। इसके हाथ अपने हाथों में लिए वो धीमी सरगोशियाँ कर रहा था। समील गिलानी के आसपास फूल खिल उठे। सिमी ये नज़म ध्यान से सुनना। लो ऊन शायरी दी रूह हलूल कर गई। फौजी पागल है, क्रैक फौजी। अब के बार कुछ ऐसा करना, अपने पिछले माहों साल के दुख सुख लिख के अंदाज़ा करना, भोली बसरी यादें ताज़ा करना, सादा सा एक कागज़ लेकर भोले बसरे पल लिख लेना, भोले बसरे पल लिख लेना, अपने सारे कल लिख लेना, सारे दोस्त इकट्ठे करना, सारी मोहब्बतें हाजिर करना, सारे मौसम ध्यान में रखना, एक एक याद गुमान में रखना, फिर मोहतात के आस लगाना, अगर खुशियाँ बढ़ जाएँ तो फिर तुमको मेरी तरफ से ईद मुबारक। देखो तुम ऐसा करना, मेरी खुशियाँ तुम ले लेना, मुझको अपने गम दे देना, अब के बार कुछ ऐसा करना। इसकी गंभीर आवाज़ चारों तरफ गूंज रही थी। मिसेस कहियान किस जहान में है? इसके बालों को संवारता हुआ इससे मुखातिब था। यहीं आपके पास। समील की लानी शर्माई शर्माई बहुत सुंदर लग रही थी। ईद के खूबसूरत लम्हात मुबारक हों। खुदा करे हमारी ज़िंदगी का हर पल ईद बनकर हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बना दे। कयान के कहे अल्फाज समील के दिल की आवाज़ थे। वो खिलखिलाकर हंसती। आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। दोनों की हंसी से कमरा गूंज उठा। जी तो गाइज़, मेरी तरफ से भी आप सब लिसनर्स को बहुत बहुत ईद मुबारक। तो कैसा लगा आपको ये नावल? अपने इख्तिताम को पहुंचा। एज़ पर हस्बे वाला 2 घंटे की रिकॉर्डिंग दे दी। देख लो ईद पे, इतनी जल्दी कोई नहीं देता, लेकिन मैंने आपकी ईदी दे दी। तो अब आपने मुझे ईदी देनी है, तो इंशाल्लाह। कैसा लगा आपको ये नावल ज़रूर बताइएगा। सिमी ने चंगी ईदी तौबा कराई, लेकिन ये हीरो, ये पहला फौजी था जिसने मेरे से बड़ी सुनी है। तो आपको कैसा लगा आप भी ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।